Arika ji, welcome to the DD show. Thank you, Dhairya, for calling me to your platform, and I am looking forward to an excellent, interesting conversation. मैंने आपकी वेबसाइट चेक करा था, काफ़ी सारे सेलिब्रिटी आप कर ही चुके हो। बोनी कपूर जी, एलविश यादव, हाँ, मोहम्मद शामी और बहुत सारे हैं, आपने बहुत सारे लोगों की है। लेकिन मैं ना अभी रिसेंटली एलविश यादव के व्लॉग देख रहा था, उसके जो आगे के बाल हैं वो थोड़े रफ से नहीं हुए हैं पहले से। पेशेंट को ये बहुत ज़रूरी है समझना कि व्हाट दे विल अचीव विद द सर्जरी एंड व्हाट दे विल नॉट अचीव विद द सर्जरी। That's why education is like very very important. डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट की जो टेक्निक है वो पब्लिश हमने ही करी है इंडिया से पहली बार। Really proud of you. एक अभी बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट चल रहा है, PRP जिसको बोलते हैं, राइट? तो PRP में क्या होता है सर? बेसिकली प्लाज्मा निकालते हैं, ब्लड निकालते हैं, फिर वो रोटेट करते हैं प्लाज्मा को, फिर इंजेक्ट करते हैं, आई गेस यही होता है जी। तो उस प्लाज्मा से कैसे हेयर रीग्रोथ होती है? कई एयर हॉस्टेस या अपने बालों को बहुत टाइट बांधते हैं, मैनी अफ्रीकन अमेरिकन वीमेन, उनकी हेयर लाइन ऊपर शिफ्ट होती रहती है, सो उसको बोलते हैं ट्रैक्शन एलोपेशिया। पुराने ज़माने में ना बोला जाता था कि आपको ऑयलिंग करनी चाहिए, लेकिन ऑयलिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, आई गेस ऑयलिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, उल्टा नुकसान हो सकता है। हमें एक वीक के अंदर कितनी बार बाल को वॉश करना चाहिए? मेरे पास कई सारी लेडीज़ आते हैं जो बहुत ज़्यादा थ्रेडिंग के कारण उनके सारे आईब्रो के बाल ही चले गए। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है जिनके बाल कम हो जाते हैं, उनके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स आ जाता है, वो बाहर निकलना पसंद नहीं करते, उधर जाना पसंद नहीं करते। क्या आपके बाल ऐसे से ऐसे हो सकते हैं? 100% हो सकते हैं, लेकिन कैसे, इसके लिए आपको पूरी साइंस जाननी पड़ेगी, और वो साइंस हमने इस पॉडकास्ट के अंदर कंप्लीटली डिकोड करी है। और हमने इस पॉडकास्ट पे बुलाया है डॉक्टर अरिका बंसल को, जिनको 16 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। अगर आपको भी अपने हेयर रीग्रोथ करने हैं, ये पॉडकास्ट आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर आप लोगों को जानना है और सीखना है और हेयर रीग्रोथ करना है, देन इस पॉडकास्ट को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना। अरिका जी, वेलकम टू द DD शो। एंड मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ, लेकिन ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है, इसलिए हमने आज आपको बुलाया है, और मैं पेन आपको बाद में बताऊंगा। जस्ट वांटेड टू नो कि आप कैसे हो। आई एम गुड एंड थैंक यू धैर्य फॉर कॉलिंग मी टू योर प्लेटफॉर्म, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ एक्सीलेंट इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। श्योर। सी मैम, मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बताना चाहूँगा जी। जैसे ही मैं 30s में आया, मेरे बालों की डेंसिटी कम हुई, ओके। और वहीं पे टेंशन होती है, क्योंकि हम एक तरीके से पब्लिक फिगर है, राइट? और मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है जिनके बाल कम हो जाते हैं, उनके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स आ जाता है, वो बाहर निकलना पसंद नहीं करते, उधर जाना पसंद नहीं करते। इवन ये प्रॉब्लम मेरे भाई के साथ है, उसके बाल कम हो गए और उसको कहीं बाहर जाना निकलना वगैरह कहीं पसंद नहीं है। और ये पैटर्न देखा गया है, बेसिकली ज़्यादातर ये जो होता है हर मेल में 30s के बाद स्टार्ट हो जाता है। कब से स्टार्ट होता है लगभग? इट कैन स्टार्ट एट एनी एज, अर्ली 20s में भी हो जाता है, लेट 20s में भी होता है, बट येस, जैसे जैसे एज बढ़ेगी द चांसेस ऑफ हेयर थिनिंग एंड बॉल्डनेस कैन इंक्रीज, बट मेरे हिसाब से इट इज़ अराउंड 30s, सो सम पीपल डेवलप इट इन लेट 20s एंड सम पीपल इन अर्ली 30s, बट वी हैव लॉट ऑफ पीपल कमिंग इन देयर 40s, 45 साल की उम्र के आसपास, जिनको बॉल्डनेस उस समय पे डेवलप होता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे चांसेस ऑफ बॉल्डनेस बढ़ जाते हैं, बट 30 आई वोंट से कि ये सबसे कॉमन एज है। सबसे कॉमन एज आई थिंक 30, जो हम ट्रांसप्लांट करते हैं उन पेशेंट्स की 35 to 45 के बीच में रहती है, जिनका हम ट्रांसप्लांट करते हैं। बट येस, हेयर लॉस जल्दी शुरू हो जाता है, 18-19 साल की उम्र में भी हेयर लॉस शुरू हो जाता है। ओके। मैं थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करूँगा और फिर मैं बहुत एडवांस में लेके जाऊँगा चीज़ को, क्योंकि मैं ना बहुत रिसर्च करके बैठा हूँ, क्योंकि मेरी भी प्रॉब्लम है और इवन फैमिली में भी एंड इवन मेरी टीम में भी, तो हमने बहुत रिसर्च करी है आने से पहले। मैं चाहता हूँ कि इस शो पे ना हम एक तो बात करें स्लो डाउन कैसे होगा ये प्रोसेस हेयर फॉल का, और रिवर्स कैसे कर सकता है। क्या ये रिवर्स हो सकता है? फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है मेरा। देखिए, स्लो डाउन के लिए जो मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है जेनेटिक बॉल्डनेस को काउंटरैक्ट करने के लिए, दैट इज द टैबलेट एंड द लोशन विच इज़ US FDA approved. So tablet finasteride 1 milligram daily is US FDA approved for the treatment of baldness, and minoxidil 5% lotion. So ये दो दवाइयाँ जो हैं इसको स्लो डाउन कर देती हैं,
इनफैक्ट कंप्लीटली अरेस्ट कर सकते हैं प्रोग्रेशन को, एंड दे विल ऑल्सो कॉज रीग्रोथ इन लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन. बट रीग्रोथ उन्हीं बालों की हो सकती है विच यू हैव लॉस्ट रिसेंटली, लाइक इन लास्ट 3 months, 6 months और 1 year. जब हेयर के अंदर पोटेंशियल है रीग्रो करने का. बट व्हेन द हेयर लॉस एंड मिनिएचराइजेशन बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो जाती है, जब रूट्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी होती हैं, तब ये दवाइयाँ काम नहीं कर पाती बालों को वापस उगाने के लिए. तो अर्ली स्टेजेस में आप रिकवर कर सकते हो. लेट स्टेजेस में, एडवांस स्टेजेस में, जहाँ पे कभी कभी स्किन पूरा चिकना हो जाता है, शाइनी हो जाता है, रूट्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो वहाँ पे आप नहीं कर पाते. Alright. और बाकी इसके अलावा जाए लाइफस्टाइल फैक्टर्स, ये तो हमने करी फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन. लाइफस्टाइल में हाई प्रोटीन डाइट, गुड अमाउंट ऑफ स्लीप and not too much exposure to hot water or hot air in any form can help in arresting the hair fall. Sure. आपको काफ़ी टाइम हो गया काम करते हुए, ऑलमोस्ट कितना टाइम हो चुका है आपको काम करते हुए? Right now I would say 16 years now roughly. Wow. Alright. तो 16 years में आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे जी. जो हमारा खाली एक बाल को पकड़ लेता है, उसकी एज क्या होती है, मतलब कितना एज तक वो रह सकता है? देखिए, अगर किसी को बॉल्डनेस की टेंडेंसी नहीं है तो उनके जो बाल हैं दे कैन कंटिन्यू टू एंजॉय विद द सेम वॉल्यूम एंड डेंसिटी टिल द एज ऑफ 70-80 ऑल्सो. देयर इज नो दिस माय थिंग. क्वेश्चन इज कि जो एक खाली हम एक बाल को अगर ऐसे पकड़े वो कितने दिनों तक या सालों तक हमारे सिर में रह सकता है, खाली एक बाल? उसकी एज क्या होती है बेसिकली? देखिए, हर एक बाल की एक हेयर साइकिल होती है विच इज कॉल्ड एनाजन, कैटाजन एंड टिलोजन फेज, और उसके बाद एक छोटा सा शेडिंग फेज होता है जिसको एक्सोजन बोलते हैं. जैसे हमारा कोई पौधा गार्डन में होता है, हमने नया पौधा लगाया तो वो पहले ग्रोथ फेज में आता है, ग्रोइंग फेज, इसको एनाजन फेज बोलते हैं. एंड रफली इसका ड्यूरेशन रहता है 3 years 2 to 3 years तक वो बाल ग्रो करता रहता है. देन देयर इज अ ब्रीफ ट्रांजिशन फेज विच इज कैटाजन फेज. रफली आप इसको मान के चलिए 3 हफ्ते के करीब, जिसमें वो ग्रोथ फेज से रुक के रेस्टिंग फेज में जाता है. तो दैट इज कैटाजन और द ट्रांजिशन फेज. और उसके बाद आता है टिलोजन फेज, जो कि हमारा रेस्टिंग फेज है, यानी कि वो बाल ग्रो करना बंद कर देता है. फिर जो वो हेयर शैफ्ट है पूरा का पूरा वो शेड हो जाता है, जिसको बोलते हैं एक्सोजन. बट रूट इंटैक्ट रहती है. फिर उस रूट से नया बाल आता है. तो मान के चलिए एनाजन फेज इज ऑलमोस्ट 3 years रफली, कैटाजन फेज 3 weeks एंड टिलोजन फेज कैन बी 2 to 3 months और 4 months. तो वो जब बाल झड़ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बाल परमानेंटली चला गया, फिर रूट से नया बाल आता है. तो ये साइकिल लाइफ लॉन्ग चलता रहता है. तो अगर किसी को जेनेटिक बॉल्डनेस की टेंडेंसी नहीं है, डाइट अच्छी है, वो नींद भी पूरी करते हैं, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, तो उनके बाल मैंने देखा है 75-85 years की एज तक भी बाल अच्छे वॉल्यूम और डेंसिटी के साथ रहते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि वो वही बाल टिके हुए हैं, वो बालों शेड हो गए. जैसे हमारे नाखून है, नाखून भी तो हम कट करते हैं ना, तो रूट से नया नाखून आता रहता है. वी जस्ट कीप कटिंग दैट. So similarly is hair. तो hair keeps growing and after particular period of time it undergoes shedding. तो फिर रूट से नया बाल आता है. तो हमको हमारा एज अ डॉक्टर, हेयर डॉक्टर, जो फोकस रहता है इज मेकिंग योर रूट्स हेल्दियर, रूट्स स्ट्रॉन्गर. सो रूट्स आर समथिंग विच गेट destroyed and miniaturized in process of baldness. Any baldness starts with damaging the root first. Got it. So according to you, around like 3-4 years. Right? Yes, 3 to 4 years would be the span of one hair, one good healthy hair. Yes. Okay, so what determines the length of the hair? मतलब ऐसा क्या, कितना वो लंबा होता है और क्या उसका ग्रोथ फैक्टर होता है, बेसिकली वो क्यों ग्रो होता है, क्या रीज़न होता है उसके ग्रो होने के? जो हमारी हेयर रूट है उसमें काफ़ी सारे स्टेम सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं उनको प्लांट टिश्यूज़ में, बट स्टेम सेल्स होते हैं विच कीप proliferating, and when they proliferate they give rise to other cells of the hair root like the pigment producing cells, melanocytes, और फिर वो उसके shaft को manufacture करते हैं. The shaft of the hair is made up of keratin, like our nail is also made up of keratin, hair shaft is made up of keratin. So all those cells they keep proliferating and start making the hair shaft. तो जो ऊपर से हमको दिखता है that is the hair shaft which is growing on the
above the skin surface. It is actually a dead structure because अगर आप hair को cut करेंगे कोई दर्द नहीं होती है. Correct. The same way when we cut our nails. So the length to which your hair will grow वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. जैसे अब किसी की हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है, किसी की हाइट थोड़ी कम होती है. सिमिलरली हेयर लेंथ, अगर हम सब लोग बहुत ही अच्छी डाइट लें, नींद पूरी करें और बालों के ऊपर कुछ ज़्यादा केमिकल्स का प्रयोग ना करें तो हमारे बाल भी लंबे होते जाएंगे इनफाइनाइटली. तो वो उसका कोई वो नहीं है. सॉरी, इनफाइनाइटली गलत वर्ड हो गया. काफ़ी लंबे होते जाएंगे. बट हाँ, किसी की लेंथ बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, किसी की लेंथ कम लेवल पे रुक भी सकती है. आपने मैक्सिमम आज तक कितनी लेंथ देखी है? ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा. हमारे मेडिकल कॉलेज में देयर वाज अ पेशेंट हु हैड कम फॉर कंसल्टेशन. तो उनकी मदर के जो हेयर लेंथ है वो यहाँ एंकल्स तक गया हुआ था. तो उन्होंने पूरा अपना प्लेट बनाया हुआ था और वो एंकल तक गया हुआ था. ओके, सो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जी, क्या ये जेनेटिक है? क्योंकि मैं जो देखता हूँ, मेरे जो ग्रैंडफादर है वो बॉल्ड नहीं है कम्प्लीटली, लेकिन मेरे फादर है. ठीक है, मेरा कम्प्लीटली नहीं है, मतलब ठीक है एवरेज में है, बीच में मान सकता हूँ मैं. तो ये क्या जेनेटिक रहता है? देखिए, हमको दो चीज़ें समझनी होगी, जेनेटिक एंड हेरिडिटरी. तो हेरिडिटरी होता है अनुवांशिक, जो हमारे फादर ग्रैंडफादर को रहा तो दोनों तरफ से इनहेरिट हो सकता है. आपके मामा या नाना जी की साइड से भी इनहेरिट हो सकता है. सो यू गेट द जीन्स फ्रॉम बोथ योर मदर एंड फादर. सो बिकॉज अगर मदर के फादर बॉल्ड थे या मदर के ब्रदर्स बॉल्ड हैं, देन आपको भी वो बॉल्डनेस का जीन आ सकता है आपके अंदर. और अगर फादर और ग्रैंडफादर की साइड था तो उधर से भी आ सकता है. और अगर दोनों की साइड नहीं है तो ऐसे केस में क्या होता है कि कभी कभार जो हमारे बॉल्डनेस के जीन्स होते हैं काफ़ी सारे, तो व्हेन द फीटस इज इन एम्ब्रियो स्टेज, तो उस टाइम पे क्या होता है कि देयर कैन बी सम जेनेटिक वेरिएशन. तो उन जीन्स में तो वो जो बॉल्डनेस होगी दैट इज कॉल्ड एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया. इट मे नॉट बी हेरिडिटरी. तो वो है तो जेनेटिक बट इट इज़ नॉट हेरिडिटरी एंड समटाइम्स इट इज़ प्योरली इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ द साइड्स. सो ऐसे केसेस देखे गए हैं कि जिसमें किसी को बॉल्डनेस की हिस्ट्री नहीं थी, बट उनके अंदर ये नया वो हुआ, प्रकाशित हुआ जीन, और उस वजह से उनको बॉल्डनेस की टेंडेंसी हुई और फिर आगे उनके बच्चों में देखी गई. बट रिवर्स केसेस भी हमने देखे हैं कि फादर के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉल्डनेस की टेंडेंसी थी, मामा की साइड भी थी, बट उनमें नहीं आई या फिर बहुत लेट आई, 40-45 की एज पे आई. तो एज ऑफ ऑनसेट कैन वेरी बट द सीड रिमेन्स फ्रॉम द जेनेटिक रूट्स ओनली. गॉट इट. अगर देखा जाए बालों की साइकोलॉजी को लेके, लोगों के बाल जब ज़्यादा झड़ता है, इवन मैं अपना बता रहा हूँ मैंने कब फेस किया, जब मुझे ना बहुत एंजाइटी हुई या मुझे थोड़ा प्रेशर लगा बिजनेस में और मैं सो रहा था और मैं ऐसे हाथ करके ऐसे सिर पर मारा, मेरे बाल हाथ में आ गए. अब एक वो चीज़ है बालों के बारे में ना, आपको कोई बोलेगा नहीं कि आपके बाल झड़ रहे हैं. मुझे आज तक किसी ने बोला कि तुम्हारे बाल कम लग रहे हैं, लेकिन मुझे पता है मेरे बाल कितने कम हो गए पिछले 5 साल के अंदर. सो क्या ये एंजाइटी से इससे फ़र्क पड़ता है, डिप्रेशन, प्रेशर वगैरह इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है हेयर फॉल पे? हाँ जी, जैसे एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, जॉब लॉस, या फैमिली में कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस हुआ, या फिर प्रेगनेंसी के बाद देखा गया है तो या फिर किसी भी तरह की कोई सर्जरी हो तो देखा गया है कि इट्स अ मेजर स्ट्रेसर ऑन द बॉडी. तो अभी हम हेयर साइकिल की बात कर रहे थे, तो एनाजन के जो हेयर होते हैं दे स्ट्रॉन्ग, मतलब दे अंडरगो अ फास्ट ट्रांजिशन इनटू टीलोजन फेज. अभी हमने डिस्कस किया था कि एनाजन 3 साल के बाद टीलोजन में जाएगा, बट इस तरह के स्ट्रेसर इवेंट में वो जो एनाजन हेयर है वो सडनली टीलोजन में चले जाते हैं सारे के सारे. और अब सडनली टीलोजन में चले गए तो वो 2 या 3 महीने बाद या फिर 1 महीने बाद या 4 महीने के बाद दे विल अंडरगो शेडिंग एंड दैट कैन क्रिएट लॉट ऑफ पैनिक बिकॉज वो सारे के सारे बाल टीलोजन फेज में चले गए और वो झड़ रहे हैं. नॉर्मली हमारे स्कैल्प में 70 to 80% हेयर आर इन एनाजन फेज, यानी ग्रोइंग फेज में. आप मान के चलिए अगर वो 70% एनाजन घट के 30% रह गए और वो 40% एनाजन से टीलोजन में चले गए तो किस हद तक सीवियर शेडिंग होगी.
तो वो सिचुएशन होती है जो पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्ट सर्जिकल या पोस्ट इमोशनल स्ट्रेस जो लोगों को हेयर लॉस देखा गया है, बट लकीली वो परमानेंट नहीं होता, वो रिवर्सिबल होता है। कोविड के बाद भी ये वाला हेयर लॉस बहुत कॉमनली देखा गया, बिकॉज कोविड एवरीवन नोज दैट इट वाज अ स्ट्रेसर ऑन द बॉडी एज वेल एज कॉजिंग लॉट ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंसेज ऑल्सो। तो उस वजह से पोस्ट कोविड भी जिन्होंने अपने न्यूट्रिशन को ठीक रखा, इम्यूनिटी पे काम किया और ओवरऑल हेल्थ और लाइफस्टाइल को ठीक किया, तो उन सबके बाल रिकवर हो गए। गॉट इट। मेरा ना इवेंट चल रहा था और हमारा बेसिकली कंसल्टिंग फर्म है, तो हम इवेंट कर रहे थे और मैं वॉशरूम में गया, ऊपर से लाइट पड़ रही थी, तो मैंने देखा यार यहाँ की स्किन दिखाई दे रही है और मैं डर गया उस दिन मुझे लगा कि यार बाल बहुत कम होते जा रहे हैं। मतलब आपके पास लोग कब आने स्टार्ट होते हैं, मतलब उनको कब रियलाइजेशन होता है कि यार मेरे बाल कम हो रहे हैं? एक बात आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब हमारे बाल 50% तक से कम झड़े हैं, तब तक लेमैन को सामने किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपको हेयर लॉस हो रहा है। जब 50% से ज़्यादा बाल झड़ जाते हैं तब स्किन दिखनी शुरू होती है। तो इसीलिए अगर आसपास के लोगों को अप्रिशिएट करना है तो यस, जब आपके बाल 50% से ज़्यादा डेंसिटी में कम हो चुके हैं तब वो लोग अप्रिशिएट करेंगे कि आपके बाल झड़ गए हैं। एक तो आपको ये पॉइंट समझना होगा। उससे पहले जैसे आप ब्राइट सनलाइट के नीचे खड़े हैं या ऊपर से फ्लैश लाइट है तो सी थ्रू अपीयरेंस दिखना शुरू हो जाता है। थोड़ा थोड़ा स्किन तब दिखना शुरू हो जाता है जब बालों में पानी डालें या तेल लगाएं, तब स्किन दिखना शुरू हो जाता है। सो दोज आर अर्ली साइंस ऑफ हेयर थिनिंग व्हेन यू सी योर हेयर इन ब्राइट सनलाइट और ब्राइट फ्लैश लाइट, या फिर आफ्टर पुटिंग वाटर और ऑयल, जैसे स्विमिंग के वक्त स्किन ज़्यादा दिखनी शुरू हो जाती है। बट जब 50% से ज़्यादा झड़ जाते हैं तब स्किन दिखनी शुरू हो जाती है। एवरीवन कैन मेक आउट दैट यू आर अंडरगोइंग बॉल्डनेस। हमारे पास लोग सब सिचुएशंस में आते हैं। जो अपने स्कैल्प और हेयर को लेके ज़्यादा विजिलेंट हैं वो अर्ली स्टेजेस में आ जाते हैं। कभी कभी किसी की फैमिली में हिस्ट्री है बट उनको बिल्कुल भी हेयर लॉस नहीं है, वो सिर्फ प्रिवेंशन की कंसल्टेशन के लिए आ जाते हैं। और कभी कभार क्या होता है कि लोग अपने करियर में, अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि वो हेयर के लिए वो नहीं करते, बॉदर नहीं करते। और बट जब चीज़ें ट्रैक पे आ जाती हैं, वंस दे हैव अचीव्ड देयर गोल्स, देन दे स्टार्ट फोकसिंग ऑन देयर हेल्थ एंड देयर लुक्स ऑल्सो, एंड देन दे कम टू अस कि अब तो हमारा लाइफ में सब सॉर्टेड है, अब हम इसको ठीक करेंगे। सो वी गेट पीपल इन वेरियस स्टेजेस। ऑलराइट, सो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के लिए 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो एस्ट्रोजन और थायराइड हार्मोन इसमें क्या काम करता है, क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा था उसमें ये सारी चीज़ें सामने आई, तो आप इसको थोड़ा सा समझा सकते हैं? क्योंकि एक तो एस्ट्रोजन हो गया, थायराइड हार्मोन हो गया और आपके टेस्टोस्टेरोन हो गए, इनका क्या काम होता है बेसिकली? हाँ, तो थायराइड हार्मोन हमारी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है, या फिर वो थायराइड की गोलियां ले रहे हैं, चाहे हाइपर थायराइड के लिए एंटी थायराइड ड्रग्स ले रहे हो या हाइपोथायराइड के लिए थायराइड सप्लीमेंट्स ले रहे हो, सो ऑल दोज 4 थिंग्स कैन कॉज हेयर लॉस, which means hypothyroidism can cause hair loss, hyperthyroidism can cause hair loss, because इनमें क्या होता है कि बॉडी का मेटाबॉलिक रेट ऑल्टर होता है। सो इन अ वे ऑल दीज थिंग्स आर स्ट्रेसर टू द बॉडी, सो दे कैन कॉज हेयर लॉस बट दे डू नॉट कॉज वेरी सीवियर बॉल्डनेस। ये आपको समझना होगा, विथ थायराइड दे डोंट कॉज सीवियर बॉल्डनेस बट दे कैन कॉज अ डिफ्यूज हेयर लॉस। And people who have taken the optimum doses of thyroid, their hair loss also got reduced or arrested. Coming to estrogens and testosterone, these are normal female sex hormone and male sex hormone. They have a role in maintaining again the metabolism of the body and development of secondary sexual characteristics. तो जो men में beard grow करती है और women में they don't have mustache, body hair and beard, the reason is in women testosterone is not produced in high quantities. So testosterone is one hormone which stimulates the body hair growth and it causes baldness also. तो एक हमने phenomena देखा है कि people who have advanced grades of baldness, they have lot of body hair. Whereas people who don't have baldness, they don't have very very dense beard and don't have so much hair on the chest. ये 100% एप्लीकेबल नहीं है बट ये कॉमन फिनोमेना हमने देखा है। इन विमेन luckily the testosterone levels are so low, they don't have any body hair growth, but sometimes they can have more
sensitivity to testosterone which is being produced. So those women can also have hair loss or baldness in the parting area. तो उनको इधर से टॉप में थिनिंग शुरू हो जाता है. सो दैट इज बिकॉज ऑफ मोर सेंसिटिविटी टू टेस्टोस्टेरोन. ओके. तो जो लोग टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स लेते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए ओवर द काउंटर, बिकॉज रूटीनली तो ये प्रिस्क्राइब नहीं है, तो दे कैन हैव वेरी वेरी सीवियर हेयर लॉस as well as they can have excessive body hair growth at the same time due to the testosterone injections and supplements that they take. Got it. बिल्कुल बेसिक में चलते हैं. हाँ जी. जो हमारा एक बाल है वो ग्रो क्यों होता है और ग्रो होना क्यों रुक जाता है और एक नॉर्मल हेयर भी क्यों झड़ जाता है, ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपसे एक साथ पूछ लिया है. हाँ जी, हाँ जी. नहीं, वो एक्चुअली ग्रो इसलिए होता है बिकॉज हमारे हेयर रूट में सेल्स हैं, कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, केराटिन बनता जा रहा है. ठीक है, तो वो केराटिन जो बन रहा है वो बाल को लंबा करवाता रहेगा. बट बिकॉज उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेंथ जैसे जैसे लंबी होगी तो एनवायरमेंटल टेम्परेचर या हवा से वो थोड़ा सा करली या मुड़ना शुरू हो जाता है. तो वो लंबा तो हो रहा होता है बट हम वो लेंथ की जो लेंथनिंग प्रोसेस है उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते. तो वो एक रीज़न है. सिमिलरली इसको बनाने के लिए बिकॉज इट इज़ प्योरली मेड अप ऑफ प्रोटीन द हेयर शाफ्ट, सो वी नीड एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन ऑल्सो. So sometimes when we go on a dieting or we are not following adequate nutrition, then what will happen? Body will not divert so much of protein for maintenance of hair. Body will divert that dietary protein for other useful, more important functions of the body rather than hair growth. तो इसीलिए एक लेंथ के बाद यूजुअली हेयर लंबा होना रुक जाता है. ओके. थोड़ा सा और बेसिक में चलते हैं कि स्टेम सेल्स क्या होते हैं. देखिए, स्टेम सेल्स हमारे सारे ऑर्गन्स में होते हैं. स्टेम सेल्स आर दो सेल्स, साइंटिफिकली बोलो तो दे आर कॉल्ड प्लूरीपोटेंट सेल्स विच कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई एंड गिव राइज टू न्यू सेल्स. जैसे कि आपका लीवर है, लीवर में अगर कहीं थोड़ा डैमेज हो तो लीवर सेल्स को बोलते हैं हेपाटोसाइट्स. सो लीवर में भी जो स्टेम सेल्स हैं दे हैव अ वेरी हाई रीजनरेशन कैपेसिटी to recreate more hepatocytes and undo the damage that has happened. हमारा जो बोन मैरो है उसमें बहुत सारे स्टेम सेल्स होते हैं, प्लूरीपोटेंट सेल्स होते हैं जो कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई होते रहते हैं और हमारे ब्लड सेल्स को मैन्युफैक्चर करते रहते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ डिफेक्ट आ जाए तो हमको बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं, जैसे कि एनीमिया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स और इन्फेक्शंस के प्रीडिस्पोजिशन हो जाती है. तो स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी इन ऑल ऑर्गन्स एंड हेयर में उनका रोल है टू मैन्युफैक्चर द हेयर शाफ्ट एंड द हेयर रूट सेल्स ताकि वो बाल मेंटेन रहे. गॉट इट. ओके. मैंने ना एक चीज़ ऑब्जर्व करी है. मैं जैसे अपना पहले बाल तोड़ा जी, पहले जब मेरे हेल्दी हेयर थे तो उसके पीछे ना एक वाइट वाइट होता है. अब अगर मैं अब निकालूंगा तो थोड़ा ब्लैक हो गया और वो जो वाइट वाइट था वो नहीं है. तो वो होता क्या है? जो आप बाल प्लग करके निकाल रहे हो वो वाला? करेक्ट. देखिए क्या है कि जब हमारा जो हम बता रहे थे ना बाल नॉर्मली शेड कर रहे होते हैं तो यूजुअली उनकी रूट के पास थोड़ा सा एक स्किन का पार्ट लगा हुआ रह जाता है, ड्राई फ्लेक टाइप. तो वो ऐसा नहीं है कि वो बाल रूट से निकला है, वो नॉर्मली जो शेड हो रहा है बाल उसके रूट में वो था. और जो हम प्लग करके निकालते हैं ना दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल बिकॉज प्लग करके निकालने में वी डोंट नो कि हमने किस फोर्स से निकाला, वो बाल कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. तो कभी कभार वो बिल्कुल रूट के साथ एवल्स हो जाता है और फिर वो कभी वापस नहीं आएगा. कभी कभी क्या होता है? हाँ, ऐसा भी होता है कि काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस में देखा गया है कि जब बाल को बहुत ज़्यादा खींच के निकाला जाता है तो वो रूट के साथ ही कम्प्लीटली एवल्स और डैमेज हो जाता है. मेरे पास कई सारी लेडीज़ आते हैं जो बहुत ज़्यादा थ्रेडिंग के कारण उनके सारे आईब्रो के बाल ही चले गए. तो आजकल बहुत कॉमन है कि एवरी फीमेल इज़ गोइंग फॉर थ्रेडिंग, बट जिनके बाल ही आईब्रो में कम है अगर वो भी थ्रेडिंग कराते रहेंगे और कभी ज़्यादा कभी कम थ्रेडिंग कराएंगे तो एक रिस्क है कि वो बाल परमानेंटली चला जाएगा.
और आप मैंने कई देखा है, कई एयर हॉस्टेस या अपने बालों को बहुत टाइट बांधते Correct, हैं। मैंने अफ्रीकन अमेरिकन वीमेन जो बालों को बहुत टाइट ऐसे करके बांधते हैं तो उनकी हेयर लाइन ऊपर शिफ्ट होती रहती है। सो उसको बोलते हैं ट्रैक्शन एलोपेशिया। सो दैट इज़ ऑल्सो सीन इन सम पीपल हु वियर टर्बन। तो जो टर्बन पहनने से पहले जब वो बाल बांधते हैं तो वो बहुत टाइट बांध देते हैं। उस टाइट खिंचाव से वो रूट खिंच खिंच के परमानेंटली डैमेज हो जाती है। तो मतलब वहाँ से परमानेंटली गायब हो जाता है, परमानेंटली वो बाल चले जाते हैं। इसको बोलते हैं ट्रैक्शन एलोपेशिया। Okay. तो ये हमने देखा है उन लोगों में जो टर्बन पहनते हैं, या फिर विमेन जो बालों को बहुत टाइट बांधते हैं, या फिर अफ्रीकन अमेरिकन विमेन में हमने ये देखा है। और एक कंडीशन होती है ट्रैक्शन एलोपेशिया, जिसमें कि एक साइकाइट्रिक डिसऑर्डर होता है। साइकाइट्रिक डिसऑर्डर आप समझ रहे हैं कि एक लोगों को इसको बोलते हैं ट्राइकोटिलोमेनिया। इट्स अ मेनिया कंडीशन इन विच द पर्सन कंटिन्यूसली कीप्स पुलिंग। वो बाल अपने खींचते रहेंगे एक ही पॉइंट से, तो वहाँ पे एक पैच बन जाता है। इसको बोलते हैं ट्राइकोटिलोमेनिया। और इतनी कॉमन कंडीशन नहीं है, पर हम देखते हैं अगर हम दवाइयों से और अपने हैबिट कंट्रोल से इसको कंट्रोल कर लें तो वो बाल वापस आ जाते हैं। बट अगर बहुत सालों तक ये ट्रैक्शन एलोपेशिया चलते रहेगा तो वो बाल परमानेंटली पैच भी बन सकता है। Okay. So all these conditions, traction alopecia and trichotillomania, are due to compulsive pulling of hair. एलोपेशिया बेसिकली वो हो गया जो पैचेस बन जाते हैं, आई गेस। एलोपेशिया इज अ अम्ब्रेला टर्म फॉर एनी हेयर लॉस। तो जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस है उसको बोलते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। जो ये मैंने पैची एलोपेशिया बताया, ट्राइकोटिलोमेनिया, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एलोपेशिया। और एक होता है एलोपेशिया एरिएटा, जो अलग कंडीशन है, जिसमें कॉइन लाइक गोल गोल पैचेस स्कैल्प में बन जाते हैं थ्रू आउट द स्कैल्प एट एनी पार्ट, एंड दैट कैन हैपन एट एनी एज, and that can happen in children also, old people also, and occurs in men and women both. That is a autoimmune condition. वो एक अलग बीमारी आ गई। वो बालों को खींचने से नहीं होती। उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ हैं विच आर सपोज टू प्रोटेक्ट अस, दे स्टार्ट एक्टिंग अगेंस्ट आवर ओन सेल्स एंड दे स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग आवर हेयर रूट्स. So when they are destroying our hair roots in such a manner that root is preserved but the hair is shedding, that is called alopecia areata. And इसको आम भाषा में लोग बोलते हैं कि बालों में कीड़ा लग गया. और उसमें एक होम रेमेडी लोग लगाते हैं कि वहाँ पे लहसुन का पेस्ट लगा लिया या प्याज का पेस्ट लगा लिया, और वो सोचते हैं कि इससे बाल वापस उग जाएगा. तो द गुड पार्ट इज़ एलोपेशिया एरिएटा इज़ रिवर्सिबल, यानी कि उसमें बाल वापस आ सकते हैं. जैसे मैंने बताया ना, जो हमारी ऑटो इम्यूनिटी है रूट्स को वो कर रही है, इन्फ्लेम हल्का हल्का कर रही है, कम्प्लीटली डैमेज नहीं कर रही. तो दवाइयों से, खाने की और लगाने की दवाइयों से वो बाल वापस आ सकते हैं, जो उनके हेयर डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे. सॉरी, एक चीज़ पूछनी है मुझे. जैसे प्याज हो गया या लहसुन हो गया, जो भी लोग बोलते हैं, उससे भी तो इन्फ्लेमेशन होता होगा बालों में. हाँ. तो वो एक्चुअली में कारगर होता है या नहीं होता है? वो ना, जैसे एलोपेशिया एरिएटा है, उसमें अगर बहुत राइट कॉन्सेंट्रेशन में लगाया जाए तो, क्योंकि स्किन को इरिटेट कर रहा है, तो यस थोड़ा बहुत हेयर रीग्रोथ कर सकता है, बट उसमें रिस्क ज़्यादा है. अगर आपने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड लगा लिया तो स्किन जल भी सकती है. तो इरिटेंट होता है, बोथ ऑफ देम आर इरिटेंट्स. सो उसका कोई श्योर डिपेंडेबल आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. सो इन जनरल आई डोंट एडवाइज टू अप्लाई अनियन जूस या गार्लिक पेस्ट ऑन योर स्कैल्प. गॉट इट. मुझे नहीं पता कि आप इंस्टाग्राम चलाते हो? हाँ, थोड़ा. ओके. एक बंदा है जिसका नाम है सलमान. हाँ जी. उसका वीडियो इतना वायरल हो रहा है, मतलब उसके वो जैसे सुपरस्टार है और इतने सारे लोग, वो एलोपेशिया की कोई दवाई लगाता है, उससे लोगों के बाल भी आ रहे हैं. मतलब दिस इज़ करेक्ट, और आपको क्या लगता है इट इज़ फेक? देखिए, मैं एक्चुअली देखूंगी नहीं पेशेंट्स को, तो मैं बताना मेरे लिए मुश्किल होगा. बट मुझे ये नहीं पता कि वो जो लगा रहे हैं वो कितनी देर में उगा रहा है. दैट आई एम नॉट वेरी श्योर. बट एनी काइंड ऑफ इरिटेंट कैन कॉज टेम्पररी हेयर रीग्रोथ, दैट इज़ ट्रू. बट अगर कोई पूरी तरह चिकना हो गया है, उसमें वापस से बाल रीग्रो करना बहुत मुश्किल है. हाँ, मुश्किल है. अभी मैं इंस्टाग्राम पे एक डॉक्टर का ही मैं पोस्ट देख रही थी, उन्होंने डाला हुआ था कि कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी आंखों में जलन हो गई है बिकॉज ऑफ दैट इरिटेंट लोशन. फेस पे भी जलन हो गई है, आंखों पे भी जलन हो गई है. तो मैंने देखा है कि इंडिया में हेयर लॉस या वेट लॉस, इन दोनों को लेके
कुछ भी आप लॉन्च करो तो एकदम से उसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ेगी, और जो भी एक दो आपको इनिशियल सक्सेस केसेस मिल जाते हैं उस वजह से एक अननेसेसरी पब्लिसिटी मिल जाती है, एंड जो लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं वो उतना इजीली बताते नहीं है, वो चीज़ थोड़ी दब जाती है, तो ये एक थोड़ा रिस्क रहता है। गॉट इट। हमने ना केराटिन के बारे में बात की थी। केराटिन क्या होता है और एक होता है मेलानिन, ये दोनों क्या होता है? केराटिन एक प्रोटीन है जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है। केराटिन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर हेयर शाफ्ट। जैसे एक बिल्डिंग बनाते हैं तो आप उसमें ब्रिक्स लगाते हैं, सीमेंट लगाते हैं, तो दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बिल्डिंग। सिमिलरली आवर हेयर शाफ्ट विच इज लॉन्ग इज मेड अप ऑफ केराटिन प्रोटीन। तो वो हो गया आपका केराटिन। अब आते हैं मेलानिन पे। मेलानिन इज द पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। पिगमेंटेशन वाला जो केमिकल है वो है। तो मेलानिन इज नॉट अ प्रोटीन बट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मेलानोसाइट्स विच आर प्रेजेंट विद इन द स्किन। तो जैसे हमारी स्किन में बहुत तरीके के सेल्स होते हैं, तो मेलानोसाइट्स एक स्पेसिफिक सेल होता है जो पिगमेंट को प्रोड्यूस करता है। तो जिसकी स्किन में मेलानोसाइट्स ज़्यादा है, ओवर एक्टिव है, उनका रंग थोड़ा काला होगा, डार्कर होगा, और जिनके अंदर कम है उनके अंदर उनका कॉम्प्लेक्शन फेयर होगा। सो मेलानिन इज द कलर प्रोड्यूसिंग सेल, कलर of the skin and hair, and melanocyte is the melanin producing cell. Keratin is the hair shaft और उसको प्रोड्यूस करने वाले सेल को बोलते हैं केराटिनोसाइट। तो हमारी स्किन की भी जो लेयर है वो भी, उसमें भी केराटिन है, पर वो अलग केराटिन है, उसको सॉफ्ट केराटिन बोलते हैं। हमारे जो हेयर के अंदर जो केराटिन है वो अलग केराटिन है, नेल के अंदर है वो भी एक अलग, तो स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा फर्क है। मैं देखता हूँ कि बहुत सारी जो फीमेल हैं सैलून गए तो वहाँ पे कुछ केराटिन का ट्रीटमेंट करता है। वो एग्जैक्टली वही चीज़ रहती है क्या? नहीं, वो केराटिन प्रोटीन तो हमारे हेयर का हो गया बिल्डिंग ब्लॉक, तो उसी के नाम पे उन्होंने ट्रीटमेंट का नाम रख दिया है, तो दे आर कॉलिंग दैट केराटिन ट्रीटमेंट। उसमें क्या करते हैं, दे ट्रीट योर हेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल दे वॉश योर हेयर क्लीन ऑफ ऑल द डर्ट एंड कंटेमिनेंट्स दैट आर देयर, देन दे अप्लाई सम केमिकल्स ऑन द हेयर शाफ्ट, एंड फिर उसके बाद उसको कुछ हीट लगाते हैं। तो कुछ उस केमिकल्स होते हैं और कुछ मॉइस्चराइजर्स होते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके 6-8 महीने तक बाल बहुत अच्छे से सेट रहते हैं, दे रिमेन स्ट्रेट एंड दे लुक मोर मैनेजेबल। बट उसमें मुझे एक ही आपत्ति है कि जो वो हीट लगा रहे हैं, अगर वो नरिशिंग मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा रहे हैं वहाँ तक ठीक है, बट बिकॉज वो उसको अंदर हेयर शाफ्ट के अंदर डालने के लिए उसको हीट से ट्रीट करते हैं। सो व्हेन दे ट्रीट इट विद हीट, तो उससे हेयर शाफ्ट के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी अगर कोई उसको वंस इन अ वाइल कराए, यानी कि लाइफ में 1 या 2 बार, देन इट्स फाइन। बट इफ़ समबडी इज़ डूइंग इट एवरी 3 months, एवरी 6 months, तो एक रिस्क है कि आपके हेयर शाफ्ट परमानेंटली डैमेज हो जाएंगे। गॉट इट। तो आपने बताया कि जैसे कोई भी क्रीम लोशन वगैरह हो गया, आप रिकमेंड करती हैं कुछ भी चीज़ें सिर में लगाने के लिए? हाँ, देखिए, हेयर लेंथ में हम हेयर सीरम भी लगा सकते हैं, हेयर जेल भी लगा सकते हैं, हेयर वैक्स भी लगा सकते हैं, जस्ट फॉर स्टाइलिंग पर्पज। दे विल नॉट कॉज हेयर लॉस, बट इफ समथिंग इज टचिंग द रूट and causing more contaminants, dust to accumulate in your hair roots, then yes, that can cause your damage to the scalp, skin and hair roots subsequently. But yes, we can apply for our hair length conditioning fact के लिए शैम्पू के बाद हम हेयर कंडीशनर, हेयर क्रीम, हेयर सीरम्स, very small quantity of hair oil for the hair length हम लगा सकते हैं, हेयर वैक्स एंड हेयर जेल। बट जो रूट्स में कोई भी चीज़ लगाएं, चाहे वो हेयर ऑयल हो या इवन हेयर सीरम हो, कुछ भी रूट्स में बहुत ज़्यादा लगाएंगे, देन दैट कैन डैमेज द स्कैल्प स्किन। गॉट इट। आपने बोला हीट से फर्क पड़ता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज यूजिंग हेयर ड्रायर, उससे भी फर्क पड़ता है बालों पे? वो भी एक तरीके से हीट कर रहा है? हाँ, नहीं, आजकल हेयर ड्रायर में सेटिंग होती है, आप रूम टेम्परेचर की हवा से भी बाल सुखा सकते हो। माइल्ड हीट होती है और स्ट्रॉन्ग हीट होती है। तो सैलून्स में सब लोग स्ट्रॉन्ग या माइल्ड हीट यूज़ करते हैं। इवन घर में भी लोग हीट के साथ ही बाल को ड्राई करना प्रेफर करते हैं, बिकॉज उससे जल्दी बाल सूख जाते हैं। बट मेरा पर्सनल टेक ये रहता है कि वी शुड यूज़ द हेयर ड्रायर एट रूम टेम्परेचर, ताकि किसी भी तरीके का बालों को हीट का एक्सपोजर ना हो।
या फिर अगर हीट लगाएं तो बहुत थोड़ी देर के लिए लगाएं। मैं मानती हूँ कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बट एटलीस्ट आपके जो हेयर शाफ्ट है वो लंबे समय तक प्रोटेक्टेड रहेगा। और जब वो हेयर ड्रायर कर रहे होते हैं और वो भी गर्म हवा से और रूट में बार बार लग रहा होता है, तो आप मान के चलिए कि उससे आपका डैमेज होगा थोड़ा थोड़ा हेयर रूट। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बीच में कहाँ से आ गया, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल या बिजनेस ओनर हो और अपने बिजनेस के अंदर लीड्स, मार्केटिंग, सेल्स, ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और इवन अगर आपको ये भी फील हो रहा है कि आपका बिजनेस सैचुरेट हो चुका है, तो मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। नीचे डिजिटल धैर्य की ट्रेनिंग है, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि आप अपने बिजनेस को जीरो से कैसे स्केल कर सकते हो और इवन सैचुरेटेड बिजनेस को दोबारा से कैसे चला सकते हो। नाउ यू कैन एंजॉय दिस पॉडकास्ट। श्योर। तो और हेयर फॉल भी बढ़ सकता है इनफैक्ट। मुझे एक और चीज़ आई कि जैसे अगर हमें ठंड लगती है तो हमारे हाथ के बाल खड़े हो जाते हैं या छोटे छोटे डिम्पल से पड़ जाते हैं, उससे भी हेयर लॉस में फर्क पड़ता है? नहीं, उससे हेयर लॉस वो होता क्या है, मतलब क्या होता है बॉडी में बाल खड़े हो जाते हैं एकदम? हाँ, इसको बोलते हैं पाइलो इरेक्शन। तो हमारा जो हेयर रूट है उसके अंदर एक मसल होता है जिसको बोलते हैं इरेक्टर पाइलोरी। ओके। इरेक्टर पाइलोरी इज द स्मूथ मसल। जो बॉडी में मसल्स हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। स्केलेटल मसल, जो हम जिम में मसल्स को एक्सरसाइज करते हैं। स्मूथ मसल, जो कि हमारे गट में होते हैं और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं। तो उसी का एक छोटा पार्ट हमारे हेयर रूट में भी होता है जिसको बोलते हैं इरेक्टर पाइलोरी। और थर्ड होता है कार्डियक मसल, यानी हार्ट का मसल। तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। सो पाइलो इरेक्टर मसल्स आर प्रेजेंट इन द हेयर रूट्स एंड व्हेन द बॉडी समबडी स्केर्ड या फिर बहुत ठंड लग रही है, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन नाम से स्ट्रेस केमिकल्स रिलीज होते हैं विच हेल्प अस इन कोपिंग द फाइट द स्ट्रेसर सिचुएशन। तो उससे इरेक्टर पाइलोरी कॉन्ट्रैक्ट होगा और हमारा हेयर खड़ा हो जाएगा। तो साइंटिफिकली इसका ये है कि जो वो हेयर होंगे खड़े, तो वो अपनी एयर को थोड़ा ट्रैप कर लेंगे और हमको थोड़ा सा हीट हमारा इंसुलेशन देंगे। सो दैट ट्रैप्ड एयर विल प्रोवाइड अस इंसुलेशन टू एक्सट्रीम कोल्ड। दैट इज द साइंस बिहाइंड द पाइलो इरेक्शन। गॉट इट। बट इट विल नॉट कॉज हेयर फॉल पर से। ओके। आजकल ये भी चल रहा है ना बहुत ज़्यादा कि पहले कुछ थेरेपी चल रही है, पहले ठंडे पानी में गए फिर गर्म पानी में गए, उससे भी कुछ फ़र्क पड़ता है क्या कुछ? वो जो पूरी बॉडी को जो एक्सपोज करते हैं ठंडे गर्म से, वो एंटी एजिंग के लिए रिकमेंडेड है कि लोग इंफ्रारेड सोना या फिर नॉर्मल सोना बाथ लेते हैं और फिर बॉडी को आइस डिप करते हैं। तो उससे क्या होता है कि दैट इज़ यूज्ड एज बायो हैकिंग मैकेनिज्म टू रिड्यूस द एजिंग। तो वो एक अलग चीज़ है। अगर कोई ये कर रहा है तो उनको मेक श्योर करना चाहिए कि वो अपने बालों को थोड़ा किसी कैप से ढक के रखें ताकि वो बाल हीट में ज़्यादा एक्सपोज ना हो व्हेन दे आर गोइंग इनटू सोना और स्टीम बाथ। एंड कोल्ड डेफिनेटली इज़ नॉट डैमेजिंग फॉर योर हेयर। अगर आप कोल्ड वाटर से एक्सपोज कर रहे हैं या आइस बाथ ले रहे हैं तो बालों को किसी भी प्रकार का डैमेज होगा नहीं। गॉट इट। मैंने देखा कि डॉक्टर्स हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आपको गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, मतलब सिर पे नहीं डालना चाहिए, ठंडे से करना चाहिए। उसके पीछे क्या रीज़न है? गर्म पानी जो होता है हमारी स्किन में जो नेचुरल मॉइस्चराइजिंग है, नेचुरल ऑयल की जो लेयर है उसको स्ट्रिप ऑफ कर देता है। तो हमारी स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है। वंस द स्किन इज ड्राई इट इज़ मोर प्रोन टू एलर्जीज, रेडनेस। सो हमको क्या करना चाहिए कि तेज़ गर्म से नहा के ल्यूकवार्म पानी से नहाना चाहिए। गॉट इट। सेबेशियस ग्लैंड क्या होता है? ऑयल ग्लैंड। तो अभी हम हेयर रूट की बात कर रहे थे। हेयर रूट में हमने इरेक्टोरल पाइलोरी मसल की बात करी। वैसा ही एक होता है सेबेशियस ग्लैंड विच इज़ ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। तो वो हमारी हेयर रूट में होता है। तो एक नॉर्मल हेल्दी हेयर रूट में हेल्दी सेबेशियस ग्लैंड होता है विच प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ ऑयल and that sebaceous gland gets activated by hormones testosterone and estrogen during puberty। इसीलिए हमने देखा है कि जब बच्चे टीनेज में एंटर करते हैं 12-13 साल की उम्र के बाद, तो सीबेशियस ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। वो स्किन को ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। सीबेशियस ग्लैंड फूल जाता है तो एक लाल दाना बन जाता है जिसको कील मुहासे बोलते हैं। तो प्यूबर्टी के टाइम पे सबसे ज़्यादा कील मुहासे होते हैं। दे आर नथिंग बट स्वोलन सीबेशियस ग्लैंड्स। स्कैल्प में भी सीबेशियस ग्लैंड्स बहुत हैं, बिकॉज मान के चलिए जितने हेयर हैं उतने सीबेशियस ग्लैंड्स हैं। तो वो स्कैल्प की स्किन को कंटिन्यूसली ऑयली रखते हैं।
Our job is to continuously clean that oil by shampooing daily or alternate days, क्योंकि वो जो ऑयल है वो स्कैल्प स्किन को मॉइस्चराइज तो करेगा, बट वो डस्ट को, कंटेमिनेंट्स को, पॉल्यूटेंट्स को अट्रैक्ट करके चिपका लेगा वहाँ पे। करेक्ट, अंदर नहीं जाने देगा। हाँ, और वहाँ पे फिर फंगस ग्रोथ भी हो सकती है, लीडिंग टू डैंड्रफ, फिर फुंसियाँ भी हो सकती हैं। सो स्कैल्प की स्किन की हाइजीन को मेंटेन करने के लिए हमको उस स्कैल्प की स्किन में जो रूट्स में उसको क्लीन करते रहना चाहिए बाय रेगुलर शैम्पूइंग। बट स्किन में रिवर्स है, बाकी हमारी बॉडी में तो हेयर नहीं है, वहाँ पे हमको नहाने के बाद इनफैक्ट ऑयल लगाना चाहिए, हल्का सा रिप्लेनिश करना चाहिए। सो कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल शुड बी अप्लाइड ऑन द स्किन, नॉट टू मच, बट हाँ, नहाने के बाद हमको वो ऑयल रिप्लेनिश करना चाहिए फॉर द बॉडी। ऑलराइट, अगर हम बात करें अपने हेयर की ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, आपके हिसाब से आप क्या देखते हो कि वो कैसे ग्रो करता है, एक्सेलरेट कैसे करता है ग्रोथ को? हाँ, तो प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट डाइट में वी हैव 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। सो प्रोटीन्स शुड बी कंप्लीटली 10 on 10 इन टर्म्स ऑफ कि आपका क्वांटम ऑफ द प्रोटीन एंड द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, बोथ शुड बी गुड। क्वांटम शुड बी 1 to 1.2 grams per kg बॉडी वेट, ये हम इंडिया में मान के चलते हैं। कुछ डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं 1.5 grams पर kg बॉडी वेट, बट मुझे लगता है इंडिया में 1 to 1.2 इज़ इनफ। एंड तो हमको हमारी डेली मैथ्स करनी पड़ेगी, जो भी हम डाइट खा रहे हैं उसमें हम कितना क्वांटम ऑफ डाइट है। यानी मान लीजिए कोई पनीर खा रहा है, सिर्फ 50 ग्राम पनीर खा रहा है तो उसको जस्ट 9 grams प्रोटीन मिलेगा। अगर वो 100 ग्राम पनीर खा रहा है तो उसको 18 grams। तो खाने को तौलना पड़ेगा, उसमें पर ग्राम में कितना प्रोटीन है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो दैट वे वी कैन कैलकुलेट द ओवरऑल मैक्रोन्यूट्रिएंट इनटेक, एंड इन 124 hour पीरियड वी शुड बी कंज्यूमिंग 1 gram to 1.2 gram पर kg बॉडी वेट फॉर गुड हेल्दी हेयर। इसके बाद आ जाते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, जैसे कि विटामिन डी हो गया, विटामिन B12 है, आयरन है, all those micro and macronutrients should also be, minerals should also be adequate। तो ये हो गई हमारी डाइट। once this is 10 on 10 we can expect good hair growth। sleep is also very very important because sleep के टाइम पे हमारी बॉडी को रेस्ट मिलता है, मेलाटोनिन और कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो बालों के लेंथनिंग में हेल्प करते हैं। continuous lack of sleep can also lead to reduced hair growth, which is a very less talked about factor leading to poor hair growth। तो ये 2 चीज़ें अगर ठीक हैं, तीसरी चीज़ आप बालों को एक्सटर्नली कैसे मेंटेन कर रहे हो, यानी बालों में कुछ केमिकल्स, कलरिंग केमिकल्स से उसको ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो, बालों को बहुत टाइट नहीं बांध रहे हो, गर्म पानी नहीं डाल रहे हो, तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, वी कैन एक्सपेक्ट फास्ट हेयर ग्रोथ। राइट। पता है मैं आपसे इतने थोड़ा डीप में क्यों जा रहा हूँ, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। मैं ना बहुत सारे पॉडकास्ट देखता हूँ, वो ऊपर ऊपर से ही होता है सारे। सो मैं अगर कहीं जा रहा हूँ ट्रांसप्लांट करने के लिए, उससे पहले मेरे पास सारी नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ को करने के लिए। लोग रिकमेंड करते तो लोग एकदम चले जाते हैं, भले उनको रिक्वायरमेंट ना हो। मैंने आपका ना मतलब वेबसाइट में देख रहा था, आपने काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ को ट्रीट किया है। एलविश यादव हो गया, मोहम्मद शामी हो गए, और भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनको आपने ट्रीट किया है। उनके रिजल्ट के ऊपर बाद में चलेंगे, है ना, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ आपसे डिस्कस करना है। मेडिसिन्स कुछ होती है, जैसे मोनोक्सिडिल हो गया, तो बहुत कंट्रोवर्शियल मेडिसिन है वो। ऐसा बेसिकली वो इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों, और लोग बस इसी दवाई को क्यों रिकमेंड करते हैं कि मोनोक्सिडिल आपको यूज़ करनी है? इसके अलावा भी कुछ और होता है कि मोनोक्सिडिल मेन है? देखिए, US FDA ने सिर्फ 2 ही दवाइयों को अप्रूव किया हुआ है, एंड एक्चुअल भी हमारी एक्सपीरियंस में भी वही 2 दवाइयाँ हैं जो काम करती हैं। वो है टैबलेट फिनेस्ट्राइड 1 milligram और मिनॉक्सिडिल 5% लोशन दिन में 2 बार। तो ये जो 2 दवाइयाँ हैं, यही 2 हैं जो पहले बालों के झड़ने को रोकथाम भी करेंगे, यानी बालों को झड़ने से रोकेंगे भी, और जो रिसेंटली झड़े हैं उनको रीग्रो भी कराएंगे। तो यही 2 दवाइयाँ हैं जो इसमें काम करती हैं। अब इनमें ड्रॉबैक ये है कि ये दोनों तभी तक काम करते हैं जब तक आप इनको यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही आप इनको यूज़ करना छोड़ेंगे तो आपका बॉल्डनेस का प्रोसेस फिर से शुरू हो जाएगा और बाल ज़्यादा झड़ जाएंगे। करेक्ट, सॉरी टू कट यू, मैं जानना चाहता हूँ कि बेसिकली करता क्या है कि हेयर आ जाता है, इससे हेयर ग्रोथ हो जाती है,
फिनिस्ट्राइड के ऊपर भी चलेंगे अभी, लेकिन पहले मोनोक्सिडिल के बारे में मुझे ये जानना है कि मतलब ये करता क्या है, अगर स्किन पे डाल दिया तो उससे होगा क्या फिर? देखिए मिनॉक्सिडिल जो है वो हमारा वेजोडाइलेटर है। तो मिनॉक्सिडिल 5% लोशन जब हम स्किन पे डालेंगे तो वो ब्लड की जो कैपिलरीज हैं उनको थोड़ा सा मोटा कर देगा, वेजोडाइलेटेशन कर देगा, और हेयर जो रूट में जो ब्लड फ्लो है उसको बढ़ाएगा। उस वजह से हेयर रीग्रोथ होगी, बट वो काफ़ी कम असरदार है। और मिनॉक्सिडिल में लोगों को दिक्कत ये रहती है कि रिकमेंडेड दिन में 2 बार है, पर वो केवल 1 बार लगाएंगे तो उनको ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं मिलेगा। दूसरा, उसको छोड़ेंगे तो हेयर शेडिंग हो सकती है, और उसको फिर लंबे समय तक यूज़ करना थोड़ा लोगों को कम्बरसम लगता है कि रोज़ सुबह शाम लगाने में उनको कम्बरसम लगता है, वो भी एक रीज़न है। दैट इज़ वाई आई टेल देम कि अगर आप लगाना शुरू कर रहे हो तो फिर आप लगाना ढंग से, क्योंकि आपने कभी लगा लिया कभी छोड़ दिया, दैट कैन बी लिटिल बिट ऑफ एन इशू। इसके अलावा मिनॉक्सिडिल में एक फिनोमेना देखा गया है कि कोई भी जब मिनॉक्सिडिल लगाना शुरू करता है तो शुरू के 10-15 दिन बाल ज़्यादा झड़ते हैं। तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, इसका मतलब मिनॉक्सिडिल ठीक से काम कर रहा है, नथिंग टू वरी। बट अगर आप मान के चलिए किसी को लगाना है, उन्होंने 2 महीना लगाया, शुरू के 15 दिन झड़े, फिर 1.5 महीना उनको थोड़ा बेनिफिट होना शुरू हुआ था, फिर छोड़ दिया उन्होंने लापरवाही की वजह से, फिर वो 1 महीने बाद फिर शुरू कर रहे हैं, तो हर बार उनको फिर शेडिंग फेज एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो इसलिए वो दवाई के अगेंस्ट हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये दवाई तो नुकसान कर रही है, जबकि वो दवाई नुकसान नहीं कर रही। आपको दवाई के लिए कमिटमेंट करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू कीप ऑन यूजिंग इट एवरी डे। कभी कभार वंस इन अ वाइल मिस हो गया, दैट इज़ डिफरेंट। 30 दिन में आपने 1-2 बार मिस कर दिया, बट आप अगर पीरियड्स में यूज़ करा, 2-3 महीना यूज़ किया, फिर 1 महीना छोड़ दिया, 15 दिन भूल गए, फिर शुरू किया, तो ना तो आपको ऑप्टिमम रिजल्ट मिलेगा, ऊपर से हेयर शेडिंग होगी वो अलग से। तो इसीलिए मिनॉक्सिडिल के बारे में मेरा ये कहना है कि ईदर डोंट यूज़ इट, इफ़ यू यूज़ इट देन बी कंसिस्टेंट। गॉट इट। और अगर एक ही चीज़ को बार बार कंस्टेंटली हम यूज़ कर रहे हैं तो वो असर भी तो कम करना बंद कर देती है, ऐसा है या नहीं? हाँ, पर बालों को तो बचा के रखेगी ना। मान लीजिए रीग्रोथ करवाना बंद कर देगी, बट एटलीस्ट कुछ स्टेबलाइजिंग फैक्टर तो होगा। गॉट इट। और एक और मिनॉक्सिडिल का ड्रॉबैक है कि अगर किसी की जेनेटिक टेंडेंसी ऑफ बॉल्डनेस बहुत सीवियर है और बहुत तेज़ी से बाल झड़ रहे हैं, तो मिनॉक्सिडिल इज़ अलोन नॉट सफिशिएंट, नॉट इफेक्टिव एज मच। कि अगर आप केवल मिनॉक्सिडिल लोशन लगाएंगे तो वो बॉल्डनेस को आप रिवर्ट कर देंगे, वैसा नहीं है, क्योंकि असरदार कम है। जो फिनेस्ट्राइड टैबलेट है वो ज़्यादा असरदार है। गॉट इट। मैं ना मिनॉक्सिडिल के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, और उसके साइड इफेक्ट जब मैंने खोल के देखे तो उसमें आया थोड़ा सा डिजीनेस आया, हेडेक आया, एंकल स्वेलिंग आया। तो इससे ये भी सारी चीज़ें हो जाती हैं? हाँ, बट बहुत रेयर। मैंने जैसे आपको बताया ना, ये वेजोडाइलेटेशन करता है। ये जो 2-3 साइड इफेक्ट्स आपने मेंशन किए, ये सब वेजोडाइलेटेशन से होते हैं। यानी कि कोई ज़्यादा सेंसिटिव है मिनॉक्सिडिल को लेके, जैसे ही उन्होंने लगाया स्कैल्प में, ब्लड वेसल ज़्यादा डायलेट हो गए और उनको हेडेक शुरू हो गया, बीपी पे इफेक्ट हो रहा है, तो उस वजह से डिजीनेस हो रहा है। तो दीज आर ऑल रिलेटेड टू देयर थेरेपेटिक बेनिफिट्स ओनली। तो अगर ये साइड इफेक्ट्स एक्सपीरियंस हो रहे हैं, देन देयर इज़ नो नीड टू कंटिन्यू यूजिंग द मिनॉक्सिडिल। दे कैन स्टॉप द मिनॉक्सिडिल and the side effects will disappear. बेसिकली मोनोक्सिडिल ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है। हाँ, और ब्लड फ्लो कुछ एक्सरसाइज के थ्रू भी इंक्रीज होता है, जैसे लोग उल्टे लटक जाते हैं, सिर नीचे करके लेट जाते हैं। हाँ, ये हमारी देखिए एलोपैथिक साइंस में तो प्रूवन नहीं है, बट जो शीर्षासन बोलते हैं, जिसमें एक योगासन है शीर्षासन, जिसमें आप उल्टा हो जाते हैं, सर के बल आप मेंटेन करते हैं, तो येस दैट विल ऑल्सो इंक्रीज द ब्लड फ्लो साइंटिफिकली, एंड दैट कैन ऑल्सो कॉज लिटिल बिट ऑफ हेयर रीग्रोथ। बट हमारी एलोपैथिक मेडिसिन में वी हैवंट प्रमोटेड दिस एज वन ऑफ द मेथड्स टू ट्रीट हेयर लॉस। इसमें एक दिक्कत है शीर्षासन में कि अगर किसी के अंदर आँख के अंदर का प्रेशर बढ़ता है शीर्षासन करने से, तो अगर किसी को ग्लूकोमा का दिक्कत है या हाइपरटेंशन का दिक्कत है और उनके आँख के अंदर का प्रेशर बढ़ गया तो दिक्कत हो सकती है। तो शीर्षासन या जो भी योगासन है, आप एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर के उसमें करें, एंड आइज़ का भी चेकअप पहले करा लें।
एक तरीके से ब्लड फ्लो करने के लिए सिमुलेशन ज़रूरी है, मसाज हो गया ऐसे, जैसे ऑयलिंग हमने करी और उससे सिमुलेशन हुआ, ब्लड का फ्लो भी इंक्रीज हुआ, क्या उससे भी रिकवर हो सकता है हेयर? देखिए, जो मसाज से जो ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा ना, वो डीपर लेयर्स में होगा। जो सुपरफिशियल हेयर रूट्स में जो कैपिलरीज हैं उसमें उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऑयल मसाज में 2-3 दिक्कतें हैं। एक तो आप ऑयल लगा रहे हो आपकी स्किन की हेयर रूट्स में, यू आर पुटिंग ऑयल विच कैन अट्रैक्ट डस्ट पार्टिकल्स एंड कंटामिनेंट्स। सेकेंडली, वाइल डूइंग मसाज यू कैन पुल द हेयर रूट्स। तो एक होता है सॉफ्ट मसाज, एक होता है विगरस मसाज। तो अगर कोई विगरस मसाज कर रहा है और बाल की रूट्स खींच रहे हैं तो डेफिनेटली हेयर फॉल बढ़ाएगा। So oil massage is okay if you do it with soft hands, not pulling your hair roots and before the head wash. ऐसा नहीं कि ऑयल लगा के 2-4 दिन तक ऑयल लगा ही हुआ है तो फिर आपका हेयर फॉल बढ़ सकता है उससे। और ऑयल मसाज से सिर्फ आपको फील गुड फैक्टर आएगा, थोड़ा रिलैक्सेशन होगा, बट इट विल नॉट कॉज हेयर रीग्रोथ। ओके, उससे कुछ नहीं होगा मतलब? नहीं। गॉट इट। एक अभी बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट चल रहा है, PRP जिसको बोलते हैं, राइट? तो PRP में क्या होता है? सब बेसिकली प्लाज्मा निकालते हैं, ब्लड निकालते हैं, फिर वो रोटेट करते हैं प्लाज्मा को, फिर इंजेक्ट करते हैं, आई गेस यही होता है जी। तो उस प्लाज्मा से कैसे हेयर रीग्रोथ होती है? देखिए, वो जो प्लाज्मा है उसमें रीजेनरेटिव फैक्टर्स होते हैं, रीजेनरेटिव यानी हीलिंग फैक्टर्स होते हैं। तो PRP इज़ बीइंग प्रमोटेड एज अ रीजनरेशन थेरेपी, एज अ एंटी एजिंग थेरेपी, और इसको ऑर्थोपेडिक्स में भी यूज़ किया जाता है, जॉइंट इंजरीज़ में, स्पाइनल इंजरीज़ में, वहाँ पे वो लोग PRP इंजेक्ट करते हैं। फेस पे आपने सुना होगा कि फेस पे PRP इंजेक्ट करते हैं, जिसको वेम्पायर फेशियल बोलते हैं, फॉर एंटी एजिंग। हेयर रूट में भी इंजेक्ट करते हैं कि आपके हेयर वापस से स्टिमुलेट होंगे। बट इसका जो है हेयर में, नॉट ऑल पेशेंट्स रिस्पॉन्ड वेल। देयर आर सम पेशेंट्स हु डू रिस्पॉन्ड वेल एंड कॉज हेयर रीग्रोथ। हमने देखा है थोड़ा बहुत हेयर डेंसिटी इंप्रूव होता है, बट सब में नहीं होता। तो बड़ा श्योर शॉट डिपेंडेबल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। दी अदर ड्रॉबैक इज कि PRP मान लीजिए किसी ने छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद फिर बाल विल कम बैक टू द सेम सिचुएशन। सो इट इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। सो आई एम नॉट पर्सनली अ बिग फैन ऑफ PRP। सो मतलब मॉडरेट रिजल्ट है अगर एक तरीके से। हाँ जी। अभी कल परसों ही मैं न्यूज़पेपर एक देख रही थी कि दी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स हैव डिक्लेयर्ड कि दिस इज़ नॉट वर्किंग एट ऑल, इट इज़ जस्ट अ प्लेसिबो। जो वो PRP जो जॉइंट्स में इंजेक्ट कर रहे हैं, इट इज़ नॉट वर्किंग एट ऑल। बट वो एक न्यूज़पेपर आर्टिकल मैंने देखा था। Probably with more research, our dermatologist association might also say that it's not that effective. Got it. मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ तो थोड़ी कुछ चीज़ें दिख जाती है। आजकल एक रोलर चल रहा है, माइक्रो निडलिंग जिसे बोलते हैं। हाँ, माइक्रो निडलिंग। उससे फ़र्क पड़ता है? माइक्रो नीडलिंग अगेन इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजनरेशन थेरेपीज। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे नीडल्स लगे होते हैं। तो अगर आप कहीं भी स्किन को उससे इंजर करेंगे तो वहाँ पे छोटे छोटे, आप मान के चलिए, टाइनी घाव बन जाएंगे। तो जब स्किन में कहीं घाव बनता है तो रीजनरेशन केमिकल्स बॉडी वहाँ पे लेके आती है, तो उससे थोड़ा बहुत हेयर रीग्रोथ हो सकता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं होता। और दूसरी उसके साथ रिस्क बहुत है कि आपने, इंडिया में इतनी डस्ट होती है, ऊपर से आप माइक्रो नीडलिंग कर रहे हो, तो आप रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को बढ़ा रहे हो बिकॉज ऑफ माइक्रो नीडलिंग। और माइक्रो नीडलिंग के बीच में गैप देना भी बहुत ज़रूरी है। आपने फर्स्ट माइक्रो नीडलिंग किया, उसके लंबे समय के बाद, आई वुड से 1 मंथ के बाद ही आप सेकेंड माइक्रो नीडलिंग करें। हम एज अ डर्माटोलॉजिस्ट माइक्रो नीडलिंग फेस पे करते हैं फॉर एंटी रिंकल पर्पसेस। किसी को गड्ढे हो जाते हैं एक्ने के बाद, उसमें भी माइक्रो नीडलिंग एंड डर्मा रोलर इज़ बीइंग यूज्ड। बट देयर वो गड्ढे कम हो जाते हैं क्योंकि स्किन एब्रेड होती है, डैमेज होती है, और जब हील होती है तो वो गड्ढे कम हो जाते हैं। बट स्कैल्प में उसका एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। दैट इज़ वाई आई पर्सनली एज अ डर्माटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डोंट रिकमेंड माई पेशेंट्स टू डू डर्मा रोलर। ओके। मैंने ना एक इंसान को मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ, नाम तो मुझे भी उसका एक्चुअली में याद नहीं आ रहा है। वो क्या करता है, माइक्रो नीडलिंग के थ्रू ना पूरा स्कैल्प को वो करता है और उसके बाद मिनोक्सिडिल यूज़ करता है। उसके पूरे बाल वापसी आ चुके हैं। तो मिनोक्सिडिल और माइक्रो नीडलिंग का क्या मतलब, ये कॉम्बिनेशन सही है कि नहीं है?
देखिए, माइक्रो नीडलिंग पर से इज डेफिनेटली अ ट्रीटमेंट विच वर्क्स इन सम पीपल, डजंट वर्क इन सम पीपल. मिनॉक्सिडिल तो डेफिनेटली वर्क करता ही है, चाहे वो लेस इफेक्टिव हो. तो अगर आप कंबाइन कर देंगे तो आपको दोनों के बेनिफिट्स मिल जाएंगे. देयर इज नो हार्म. माइक्रो नीडलिंग के टाइम वो ये बोलते हैं कि वो क्योंकि स्किन में पंचर्स बन चुके हैं तो मिनॉक्सिडिल की एब्जॉर्प्शन बेहतर होगी, तो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे. बट ऐसा भी हो सकता है कि किसी की बॉडी में उससे इरिटेशन ज़्यादा हो जाए. So it's a little risky combination. Got it. Okay. इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस है. हाँ, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं. और मिनॉक्सिडिल से कई लोग सेंसिटिव होते हैं, थोड़ी सी स्किन पे लगा के भी उनको इरिटेशन हो जाती है. तो अगर वो माइक्रो नीडलिंग के बाद लगाएंगे तो इरिटेशन के चांसेस और बढ़ सकते हैं. एक ट्रीटमेंट और है बोटॉक्स वाला. वो क्या होता है? बोटॉक्स, देखिए जो डॉक्टर्स डर्मेटोलॉजिस्ट बोटॉक्स करते हैं वो है एंटी एजिंग, एंटी रिंकल ट्रीटमेंट. ठीक है, जैसे आपके फोरहेड में या छोटी सी आप लाइंस देख रहे हैं जी. तो यहाँ पे वो लोग बोटॉक्स इंजेक्ट कर देंगे, 1 in the center, 2 on the sides, which will paralyze this muscle. पैरालिसिस से वो आपका स्किन का सारा रिंकल गायब हो जाएगा. यहाँ पे आपने देखा होगा ट्रांसवर्स लाइंस हो जाती हैं, एज जब ज़्यादा होती है तो ये परमानेंट लाइंस पड़ जाती हैं. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ट्रांसवर्सस मसल में जो मसल के अंदर इंजेक्शंस देते हैं, तो वो आपका एंटी एजिंग के लिए दिया जाता है टू प्रिवेंट द रिंकल्स. और इनको हेयर में भी किया जाता है? नहीं, जो ये है यहाँ पे लोगों को क्रोज फीट हो जाते हैं, यहाँ पे रिंकल्स पड़ जाते हैं, यहाँ भी दिया जाता है टू प्रिवेंट द रिंकलिंग. सो दिस इज अ साइंटिफिक ट्रीटमेंट. बट जो हेयर में सैलून में कर रहे हैं वो सिर्फ हेयर स्ट्रेटनिंग का नाम उन्होंने हेयर बोटॉक्स रख दिया है. बोटॉक्स इंजेक्शंस इनटू द हेयर रूट्स फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी वेरी एक्सपेंसिव एंड विल हैव जीरो बेनिफिट्स. तो जैसे मसल पैरालाइज होता है बोटॉक्स से, तो वो बोलते हैं कि हम आपके हेयर शाफ्ट को पैरालाइज कर रहे हैं, उसको पूरा कंटिन्यूसली वो कर देंगे, वो स्ट्रेट हो जाएगा. सो बेसिकली हेयर स्ट्रेटनिंग को उन्होंने बोटॉक्स बोला है, जितना मुझे नॉलेज है. बट आई विल ऑल्सो रिसर्च एंड रीड अबाउट इट. बट मैंने रिसर्च किया था, द हेयर बोटॉक्स इज नॉट रियल बोटॉक्स. इट्स अ फैशनेबल टर्म एंड इट्स अ कॉस्टली ट्रीटमेंट, सो इजी टू सेल आई वुड से. ओके. एक टर्म और है, उसको बोलते हैं DHT. हाँ, है ना. ये बालों की ग्रोथ को रोकता है. मतलब DHT हमारे सिर में जमा हो जाता है, उसकी वजह से होता है. एक बारी थोड़ा सा आप ब्रेक डाउन करोगे DHT है क्या बेसिकली? हाँ, नहीं, ये जमा नहीं होता है. अभी हमने आपने हार्मोन्स की बात की थी, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन. तो टेस्टोस्टेरोन इज द मेल हार्मोन, ईस्ट्रोजन इज द फीमेल हार्मोन. राइट. तो टेस्टोस्टेरोन गेट्स कन्वर्टेड टू डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, and dihydrotestosterone is the active form of the hormone which works on the hair root to cause hair loss. Okay. तो जो हमारा जो एंजाइम है, इसको जो टर्न करता है टेस्टोस्टेरोन को डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है, उस एंजाइम को हम ब्लॉक करें तो उसको फिनेस्ट्राइड बोलते हैं. फिनेस्ट्राइड नामक दवाई 5-alpha रिडक्टेज को ब्लॉक करती है, तो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को कम कर देती है. Got it. तो ये जमा नहीं होता स्किन में, इट बिकम्स मोर एक्टिव ऑन द हेयर रूट्स कॉजिंग बॉल्डनेस. फिनेस्ट्राइड इसको ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से टैकल करता है इन कंपैरेटिव टू मिनॉक्सिडिल. वो क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन टू डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो हेयर रूट्स में कन्वर्जन हो रही है, उस कन्वर्जन को रोक देता है. Got it. सो टेस्टोस्टेरोन का वो फॉर्म, एक्टिव फॉर्म डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन और DHT जो बॉल्डनेस कर रहा है, वो उसको रोक देता है. तो फिनेस्ट्राइड ज़्यादा पावरफुल है. हाँ, एज कम्पेयर टू मिनॉक्सिडिल. ओके. एंड कैफीन का भी कुछ रोल है हमारे बालों के लिए? कैफीन जो है इट्स अगेन वेजोडाइलेटर है, बहुत ही लेस इफेक्टिव वेजोडाइलेटर है. ओके. तो कैफीन बेस्ड शैम्पूज आ रहे हैं, लोशंस भी आ रहे हैं, बट नथिंग इज प्रूवन दैट इट विल कॉज हेयर ग्रोथ. प्रूवन इन द सेंस इट इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव. बट हाँ, कैफीन कंटेनिंग शैम्पूज यूज करने में देयर इज नो हार्म, बट इट विल नॉट कॉज मच हेयर रीग्रोथ. ओके. पुराने ज़माने में ना बोला जाता था कि आपको ऑयलिंग करनी चाहिए. मैंने अपने ग्रैंडफादर को देखा है, पापा को देखा है, ऑयलिंग करते हैं, लेकिन ऑयलिंग से फ़र्क नहीं पड़ता आई गेस. नहीं, ऑयलिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, उल्टा नुकसान हो सकता है अगर आप ऑयल लंबे समय तक लगा के छोड़ दोगे. और अगर वही ऑयलिंग के टाइम बालों में खिंचाव पड़ा है तो हेयर फॉल बढ़ सकता है. तो ऑयलिंग इज नॉट रिकमेंडेड. बट हाँ, फील गुड फैक्टर के लिए शैम्पू से 1 घंटा पहले आप
कर सकते हो, या फिर सुबह उठ के शैम्पू करना है तो एक रात पहले आप चाहो तो ऑयलिंग कर सकते हो। पर उससे होता क्या ऑयलिंग से फिर? देयर इज नथिंग, थोड़ा ड्राइनेस ठीक हो जाता है। Okay. जैसे हमारा जो हेयर है, हेयर की जो लेंथ है दैट कैन बिकम ड्राई, हेयर की लेंथ, तो लेंथ में आपको मॉइस्चराइजेशन चाहिए। टेक्निकली तो लेंथ में ऑयल की हल्की सी ज़रूरत है, बट लोग क्या करते हैं बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं, रूट्स में लगाते हैं, उनको लगता है रूट्स में लगाने हैं तो आप उनकी रूट्स हेल्दी होंगी, वैसा नहीं है। रूट्स को न्यूट्रिशन मिलता है आपके खाने से, जो आप खा रहे हैं वो ब्लड में जाएगा, ब्लड से उन रूट्स को नरिश मिलेगा। ऊपर से आप जो भी तेल या कुछ भी लगा लो उससे रूट्स को नरिशमेंट नहीं मिलती। गॉट इट। और जो हम हेयर ऑयल यूज़ करते हैं, हेयर ऑयल छोड़िए, हम चलते हैं डायरेक्टली हेयर केयर के ऊपर चलते हैं। हमें एक वीक के अंदर कितनी बार बाल को वॉश करना चाहिए एक वीक के अंदर? क्योंकि मैंने देखा फीमेल ज़्यादा अपने बाल नहीं धोती है, मेल जाके घुस जाते हैं और जो मिला साबुन मिली उससे कर दिया, शैम्पू मिला उससे कर दिया। तो आपका क्या थॉट है इसके ऊपर? देखिए, अगर आप समर और स्वेटी एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, बहुत स्वेट है, बहुत डस्ट है, तो डेफिनेटली आपको डेली शैम्पू करना चाहिए। डेली? हाँ, अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ बहुत स्वेटिंग होती है और डस्ट और पॉल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और आपके बाल और हेयर रूट्स गंदे हो जाते हैं और ऑयल ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, कईयों का मैंने देखा प्यूबर्टी, खासकर प्यूबर्टल एज ग्रुप में ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। सो आइडियली दे शुड बी डूइंग अ शैम्पू डेली। अब आते हैं अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं कि आपके ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, बाल डस्ट में ज़्यादा एक्सपोज नहीं हो रहे, तो आप हफ्ते में 3 बार भी कर सकते हैं शैम्पू, एक दिन छोड़ के एक दिन। गॉट इट। बहुत सारे केमिकल्स हैं मार्केट के अंदर ना, बहुत अलग अलग तरीके के शैम्पू है, एक पता नहीं चलेगा कि कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करना है। आप कौन सा रिकमेंड करते हो कि कौन सा ये वाला शैम्पू सही है आपके हेयर्स के लिए, डैमेज नहीं करेगा या आपके बालों की थिकनेस भी मेंटेन रखेगा या ड्राई नहीं होने देगा, जो भी सारी चीज़ें? देखिए, शैम्पू का रोल होता है क्लिनजिंग, है ना? Correct. तो अगर कोई ऐसा शैम्पू हो जो रूट्स को तो अच्छे से क्लींस कर रहा है पर लेंथ को ड्राई नहीं बना रहा है, तो एनी गुड क्लैरिफाइंग शैम्पू वुड बी गुड। सो आई हैव 6-7 brands which I have shortlisted from my own personal experience. वो मेरे ख्याल से यहाँ बताना ठीक नहीं रहेगा, है ना? तो there are many mild shampoos one can use. Mild shampoo should be one which does not produce, बहुत ज़्यादा झाग ना बनाए, क्योंकि जो ज़्यादा झाग बनाता है उसमें डिटर्जेंट क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो बालों को रूखा कर सकता है। एक टर्म होती है, मैंने पढ़ा था कि 2% वो आपके शैम्पू में होना चाहिए, कीटोजोल, क्या क्या होता है वो? 2% कीटोकोनाजोल जो होता है वो एक एंटी फंगल एजेंट है। कीटोकोनाजोल एक दवाई का नाम है जो फंगस को किल करता है। तो 2% कीटोकोनाजोल शैम्पू इज़ यूज फॉर डैंड्रफ। तो अगर किसी को फ्लेकिंग हो रहा है, स्कैल्प में क्रस्ट जमा हुआ है, पपड़ियाँ जमा हो रही हैं, तो उनको 2% कीटोकोनाजोल शैम्पू यूज़ करना चाहिए, हम लोगों को नहीं। अगर आपको कोई डैंड्रफ नहीं है, स्कैल्प की स्किन नॉर्मल हेल्दी है, देन डोंट यूज़ कीटोकोनाजोल शैम्पू। गॉट इट। जो फेनेस्ट्राइड है बेसिकली वो बहुत पावरफुल ड्रग है, उसके भी कुछ साइड इफेक्ट होते होंगे? हाँ जी। क्या क्या साइड इफेक्ट है उसके? सो फिनेस्ट्राइड कैन कॉज in 2 to 3% people it can cause reduced male sexual drive. Okay. तो 97 to 98% men को कोई साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए हैं। 97%? हाँ, 97 to 98% men don't experience any sexual side effects. Okay. 2 to 3% people have experienced reduction in male sexual drive. तो लिबिडो उनको ऐसा लगता है कम हो गया है। तो वो 2 से 3% लोगों में अगर आप चेक करेंगे, there is no significant reduction in sperm count, sperm motility or fertility rates. Okay. So it is not that ki men are becoming infertile, but they can have a reduced sexual drive. I would advise those 2 to 3% people should not take finasteride. They should stick to other drugs like minoxidil, lotion, tablet, multivitamins, good healthy lifestyle. But such a big chunk of men don't have any side effect whatsoever, 97%. So why should they lose out the benefit for that fear of that side effect? तो इसीलिए मेरा ये सजेशन रहता है कि even if you fall in that 2 to 3% individuals, don't fear too much, because once you stop the drug, the side effect will disappear.
तो अगर किसी को वर्स्ट केस सिनेरियो में साइड इफेक्ट हो भी गया, वो दवाई बंद करते ही साइड इफेक्ट गायब हो जाता है. सो देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग इट. गॉट इट. मैं ना देख रहा था मिनॉक्सिडिल और माइक्रोनिडलिंग, ये आपने बता दिया कि इन्फेक्शन के चांसेस इसमें ज़्यादा रहते हैं. सेम केस शायद फेनेस्ट्राइड और माइक्रोनिडलिंग को अगर करेंगे, इससे मैं इंटरनेट पे देख रहा रिजल्ट बड़े क्रेजी हैं लोगों के. बट आप इसको रिकमेंड करते हो कि नहीं करते हो? नहीं, फिनेस्ट्राइड तो खाने की टैबलेट है ना. लगाने की नहीं है वो? नहीं, लगाने के नहीं आता. हाँ, फिनेस्ट्राइड जेल अब आने लगा है, लगाने की कुछ प्रिपरेशंस आने लगी हैं, बट उनकी इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा नहीं है. फिनेस्ट्राइड जेल फॉर्म में भी आने लगा है. ओके. और मोनोक्सिडिल लगाने की भी आती है और खाने की भी आती है, दोनों की आती है? हाँ, तो मिनॉक्सिडिल ओरिजिनली लोशन फॉर्म में रिकमेंडेड है बाय यूएस FDA, बट डॉक्टर्स ने पर्सनल एक्सपीरियंस से पाया कि टैबलेट भी काम कर रही है. तो अब मिनॉक्सिडिल का टैबलेट भी अब हम देना शुरू हो गए हैं. हालांकि काफ़ी कम असरदार है टैबलेट फिनेस्ट्राइड से, बट वो भी जो लोग फिनेस्ट्राइड नहीं ले सकते उनमें वो ठीक ठाक काम कर रही है. गॉट इट. एक हो गया हमने बॉडी में केमिकल डाल लिया, एक वो ऊपर लगा दिया हमने. इन दोनों में से क्या रिकमेंड करते हो आप, खाने के लिए या लगाने के लिए? देखिए, मोस्ट इफेक्टिव इन माय एक्सपीरियंस इज टैबलेट फिनेस्ट्राइड. सेकेंड मोस्ट इफेक्टिव इज मिनॉक्सिडिल लोशन, और लगभग उसी के बराबर है मिनॉक्सिडिल टैबलेट. एंड थर्ड मोस्ट इफेक्टिव इज फिनेस्ट्राइड इन द जेल फॉर्म लगाने का. गॉट इट. आप मेरे क्वेश्चन से इरिटेट तो नहीं हो रहे हो? नहीं नहीं नहीं. ऑलराइट. सो अब सीधा मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, जितना मुझे ज्ञान चाहिए था, जो जो चीज़ जानी थी वो मैंने जान ली. अब थोड़ा सा ना हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ चलता है कि पता कैसे चलेगा कि हेयर ट्रांसप्लांट की अब ज़रूरत पड़ गई है, वो स्टेज का कैसे आप बताते हो? देखिए, अगर स्किन दिखनी शुरू हो गई है ना, अगर स्किन दिख रही है, हेयर कम है और वो एरिया पूरा चिकना हो चुका है, देन डेफिनेटली वो बाल तो केवल ट्रांसप्लांट से ही वापस आएंगे. बट अगर किसी के बाल पूरे हैं बट हल्के हो गए हैं, तब ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अगर 10-20% ही जड़े हैं तो वो दवाइयों से उग सकते हैं. तो ये तो फर्स्ट प्री रिक्वायरमेंट हो गई कि जो एरिया है वो 80-100% एम्प्टी होना चाहिए. सेकेंड रिक्वायरमेंट हो जाती है कि आपके डोनर की क्वालिटी, डोनर में जो डेंसिटी है और हेयर क्वालिटी वो भी अच्छा होना चाहिए. हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं कि आगे तो बॉल्डनेस तो है, बट डोनर में बाल इतना पतला, इतना बेजान है, डेंसिटी इतनी कम है कि उन लोगों का भी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता. गॉट इट. ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके पीछे वाले और साइड वाले बालों की हेल्थ कैसी है. क्योंकि ये वाले जो साइड की और ये पीछे के जो बाल हैं, ये इसको बोलते हैं सेफ डोनर जोन, यानी ये बाल परमानेंटली रहते हैं. ये बाल DHT से अफेक्ट नहीं होते. गॉट इट. गॉट इट. ऐसा भी हो सकता है हम किसी और के बालों को ट्रांसप्लांट करा सकते हैं? नहीं, वो नहीं, वो एथिकली भी अलाउड नहीं है और प्रैक्टिकली भी उसमें बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि बॉडी एक फॉरेन टिश्यू को रिजेक्ट कर देगी. जैसे आपने सुना होगा किडनी ट्रांसप्लांट में कि अगर किसी अनमैच्ड डोनर की किडनी लगाई जाए तो वो बॉडी किडनी को रिजेक्ट कर देती है. इट कैन बिकम अ फेलियर. तो सिमिलरली आप अगर हेयर रूट किसी और का लगाएंगे तो बॉडी कैन रिजेक्ट इट. अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या आ रही है हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर अगर देखा जाए? मतलब बहुत सारी हर जगह टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे बायोनिक आई आ गया है. मतलब बहुत इनोवेशन होते जा रहा है कि हेयर इंडस्ट्री में भी कुछ टेक्नोलॉजी आ रही है. कुछ हेयर इंडस्ट्री में बहुत रिसर्च चल रही है व्हेन इट कम्स टू स्टेम सेल्स. कि हम अभी क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट के लिए सारे के सारे बाल निकालते हैं. मान लीजिए किसी के लगने हैं बाल, तो वो बाल सारे के सारे पीछे से निकाल के आगे लगाएंगे. अगर कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आए जो एक ही हेयर से क्लोन करके बहुत सारे हेयर बना दे और फिर हमको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है इतने पीछे के बाल, एंड वी कैन इम्प्लांट द न्यू क्लोन्ड हेयर. सो उस पर रिसर्च चल रही है, बट दैट इज़ समथिंग फॉर फ्यूचर, बिकॉज अभी उसमें कोई ब्रेक थ्रू हमको दिख नहीं रहा है नियर फ्यूचर में. जो हमारे टेक्निक और इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें छोटी छोटी हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी होती रहती है. क्वालिटी ऑफ पंचेस नए प्रकार के आते रहते हैं, इम्प्लांटर्स नए प्रकार के आते रहते हैं. सो एवरी एफर्ट इज इंटेंडेड टू इम्प्रूव द कम्फर्ट एंड इम्प्रूव द रिजल्ट्स. तो छोटी छोटी होती रहती हैं. बट द लेटेस्ट टेक्निक इज द डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट दैट वी डू, विच इज़ अ मॉडिफाइड FUE एक्सट्रैक्शन टेक्निक, जिसमें कि हम एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन साथ साथ करते हैं बालों का, ताकि हेयर ग्रोथ का सर्वाइवल रेट ज़्यादा हो. गॉट इट. मतलब एक पेड़ को निकाल के दूसरी जगह. हाँ जी, हाँ जी. गॉट इट. गॉट इट. और जो हेयर ट्रांसप्लांट का मैंने देखा है कि पहले बाल निकाल लेते हैं
उसके बाद इम्प्लांट करते हैं। हाँ। और अब आपने ऐसा कर दिया कि निकाला तुरंत लगा दिया। हाँ, मतलब वो जो गैप है उसको कम कर दिया। पहले वो गैप 2-3 घंटों का 4 घंटों का होता था, हमने उस गैप को घटा के 20 मिनट 25 मिनट तक कर दिया। गॉट इट। आपकी पूरी फैमिली डॉक्टर से बिलोंग करती है या आप खाली डॉक्टर? कोई भी मेरी फैमिली में डॉक्टर नहीं है। माई हस्बैंड डॉक्टर प्रदीप, ही इज़ अ डॉक्टर, बट अदर देन दैट देर इज़ नो डॉक्टर इन हिज फैमिली ऑल्सो एंड देर इज़ नो डॉक्टर इन माई फैमिली ऑल्सो। आपको 15-16 साल हो चुके हैं जी। आपने क्या सीखा इस इंडस्ट्री से? मतलब आपने क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया और आपने खुद की लर्निंग की और ग्रोथ के लिए क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीखी इससे? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहा हमारे फील्ड में टू लर्न फ्रॉम द मास्टर्स, दोज हु इन्वेंटेड हेयर ट्रांसप्लांट, दोज हु इन्वेंटेड द FUE टेक्निक। तो द ट्रांसप्लांट इंडस्ट्री, आई वुड से द मोस्टली इनोवेशन जो आया है, इंस्ट्रूमेंटेशन आया है, US से आया है। और मेरे को सुनने में आता है कि US वालों ने भी जापान से सीखा है। तो देयर वर सम good scientists and hair transplant doctors, so they innovated some techniques and instruments which was rapidly adopted by Americans. So investing time and effort into learning the technique, perfecting the technique, visiting various clinics, seeing their practices and exploring multiple instruments कि भाई we have tried, we brought in all possible instruments for all, हर स्टेप सर्जरी के लिए जितने भी पॉसिबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं हम सब लेके आए और सब कुछ हमने अपने हाथ में लुक एंड फील किया और हमारे पेशेंट्स में जो सबसे बेस्ट रिजल्ट्स दिया हमने उसी को रखा, चाहे आपकी 90% चीज़ें वेस्ट जाए, बट येस वी गेट अ लुक एंड फील ऑफ एवरी न्यू इंस्ट्रूमेंट. वी इन्वेस्ट इन आर एजुकेशनल conferences by visiting the international conferences where we get to learn the most. तो वो मुझे लगता है एक तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा. सेकेंडली मैंने जो सीखा है कि हम कभी कुछ बताते हैं किसी पेशेंट को, वो कुछ हेयर ट्रांसप्लांट करने आया, पर वो सुनते वही हैं जो वो सुनना चाहते हैं. करेक्ट. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस इन्वॉल्व. कई पेशेंट्स बहुत एक्साइटेड होके, बड़े एडमेंट होके सर्जरी कराने आते हैं, तो जो सर्जरी के कैंडिडेट्स ही नहीं है, तो बहुत मेहनत लग जाती है उनको समझाने में कि आपको सर्जरी नहीं करानी चाहिए. Because people wanted to see the fast result. करेक्ट करेक्ट. तो मुझे ऐसा लगता है कि काउंसलिंग में जो इन्वेस्ट करने का जो टाइम है, पेशेंट को ये बहुत ज़रूरी है समझना कि व्हाट दे विल अचीव विद द सर्जरी एंड व्हाट दे विल नॉट अचीव विद द सर्जरी. वो बहुत क्लैरिटी होना और उसके बाद इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाना वो बहुत ज़रूरी है. That's why education is like very very important. Correct. So just wanted to know one more thing. आपको इतना टाइम हो गया है, अभी आप क्या कर रहे हो कि बेसिकली जहाँ से आपको रिसर्च और डेवलपमेंट के बारे में पता चला, आपने वहाँ से नॉलेज ली, आपने देखा, आप एक्सपर्ट्स के पास गए, वहाँ से चीज़ें सीखी, क्या आप अपना खुद का भी कोई रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे हो? देखिए ऑनेस्टली बताऊँ तो रोज़ पेशेंट्स देख के सर्जरीज करके उतना टाइम मिल नहीं पाता है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कुछ स्टेम सेल लेवल पे करें या किसी और उस पे करें. बट हाँ, छोटी मोटी जो चीज़ें हम सर्जिकल फील्ड में ही छोटी मोटी जो इनोवेशंस करते हैं, तो उनको डेफिनेटली हम पास ऑन करना चाहते हैं बाकी डॉक्टर्स को. तो वी विल लाइक टू पब्लिश देम. तो वो हम छोटी छोटी रिसर्च करते रहते हैं. जैसे अभी कुछ दिन पहले एक यंग लड़की आई थी, तो उनका चेहरा जल गया था. तो एक यंग लड़का आया था, उनका चेहरा जल गया था. तो उनको हमने वो किया था टेस्ट ग्राफ्टिंग, क्योंकि जल गया था तो पता नहीं वहाँ पे जो स्किन है वो बाल को लेगी कि नहीं. तो टेस्ट ग्राफ्टिंग किया तो इट बिकेम सक्सेसफुल. तो हमने 3-4 पॉइंट्स पे टेस्ट ग्राफ्टिंग किया. तो इफ़ ही गेट्स अ प्योर प्रॉपर बियर्ड डिस्पाइट द बर्न स्कार, तो वो उनकी जो डिसफिगरमेंट है वो काफ़ी हद तक अंडू हो जाएगी. तो ऐसे छोटी मोटी हम रिसर्च करते रहते हैं. जो कुछ ऑड केस सिनेरियोज आ जाते हैं, जैसे कल हमारे पास कल ही एक केस आया जिनको बचपन से यहाँ बहुत बड़ा एक बर्थ मार्क था. तो उन्होंने उसको प्लास्टिक सर्जरी से पूरा एक्सरसाइज करा के, कंजेनाइटल मेलानोसिटिक नीवस था उनको, उसको पूरा एक्सरसाइज करा के थाई का फ्लैप लगाया हुआ था. सो नाउ दे वांट टू डू अ हेयर ट्रांसप्लांट ऑन दैट फ्लैप, ताकि कम से कम उनका ये वाला एरिया मर्ज हो जाए. एंड इट इज पॉसिबल दैट वो उतनी डेंसिटी के साथ हेयर आ जाएगा. इसीलिए हम ऐसे केसेस में सीधा टेस्ट ग्राफ्टिंग करते हैं. हम सीधा फुल फ्लेज ट्रांसप्लांट करने की बजाय 100, 200 या 300
बालों का एक बंच इम्प्लांट करेंगे, उसका सक्सेस देखेंगे, दैट विल टेक सम 3 to 6 months एंड देन वी कैन डू अ फुल फ्लेजेड हेयर ट्रांसप्लांट। अरिका जी, मुझे ऐसा लगता है आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया, इतना टाइम हो गया है, हम यूएस को देखते हैं फिर वहाँ से कॉपी करते हैं। हाँ जी मुझे लगता है कि आप अपनी खुद की भी टेक्नोलॉजी बिल्ड कर सकते हो, बिकॉज जी यू हैव ट्रीटेड सो मेनी पीपल। तो जस्ट ट्राई कीजिएगा भारत के लिए। जी डेफिनेटली। तो जो वो मैं बता रही थी, डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट की जो टेक्निक है वो पब्लिश हमने ही करी है इंडिया से पहली बार, कि जो वो एक थॉट प्रोसेस को चेंज किया कि आप एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन साथ में कर सकते हैं। और एफयूई की जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, सीक्वेंस ऑफ ट्रेडिशनल एफयूई का सीक्वेंस ऑफ इवेंट है कि पहले बाल निकलेगा, उसके बाद डॉक्टर स्लिट बनाएगा और उसके बाद वो बाल इम्प्लांट होगा। हमने वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को चेंज कर दिया है। हम सबसे पहले स्लिट्स बना देते हैं, उसके बाद एक्सट्रैक्शन इम्प्लांटेशन साथ साथ चलता है। तो हमने इस टेक्निक को नाम दिया डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट। तो वो हमने इंडिया से ही उसको पब्लिश किया है। वाओ, रियली प्राउड ऑफ यू। ऑलराइट, सो हेयर ट्रांसप्लांट का एक बार आप प्रोसेस बताएंगे कि किस तरीके से स्टार्ट होता है? देखिए, जब पेशेंट सुबह आते हैं उस टाइम पे जो डिस्कशन है, अगेन दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें हमको उनको हेयर लाइन ड्रॉ करना होता है। और उसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं कि उनको हेयर लाइन नीचे चाहिए, ऊपर चाहिए, वी शेप चाहिए, यू शेप चाहिए। उनकी पुरानी पिक्चर्स देख के हम हेयर लाइन के मल्टीपल ऑप्शंस देते हैं और उस हिसाब से हम मार्किंग करते हैं। जब मार्किंग हो जाती है कम्प्लीटली, उसके बाद हम फिर उनको ट्रिमिंग करके, शैम्पू करके ओटी में लेके जाते हैं। तो स्टेप नंबर 1 इज़ एनेस्थीसिया। हम उस एरिया को एनेस्थेटाइज करते हैं बाय गिविंग लोकल एनेस्थीसिया, द सेम एनेस्थीसिया विच द डेंटिस्ट यूज फॉर डेंटल प्रोसीजर्स, विच इज़ अ लोकल एनेस्थीसिया। हम किसी भी तरीके से पेशेंट को बेहोश नहीं करते, सीडेट नहीं करते। तो जब स्किन आपकी एनेस्थेटाइज हो गई, देन सेकेंड स्टेप इज़ मेकिंग द स्लिट्स। तो हम वहाँ पे जहाँ जहाँ बाल लगना है उसका एक स्लिट बना देते हैं। The next step is extraction implantation which is done simultaneously, तो जिसको बोलते हैं डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट। तो ये वह दिन भर चलता रहता है। फिर उसके बाद पूरा दिन? हाँ, पूरा दिन। सो द सर्जरी गोज ऑन फॉर द होल डे। इफ वी स्टार्ट एट 9 o'clock in the morning, we might be going on till 6 PM or 7 PM। और आप एक साथ कितने पेशेंट्स को ऑपरेट करते हो? देखिए, नाउ इन आवर क्लिनिक वी हैव टीम ऑफ 7 डॉक्टर्स। सो 1 डॉक्टर टेक्स केयर ऑफ 1 to 2 पेशेंट्स, मैक्स टू मैक्स 3 पेशेंट्स। गॉट इट। हेयर ट्रांसप्लांट फेल देखा आज तक आपने? कुछ फेल हुआ हो या बालों की शेप खराब हो गया हो, कुछ हो गया वैसा? देखिए, क्या होता है कि अगर जहाँ हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो स्किन ही डैमेज्ड है, बर्न से इंजर्ड है या किसी कारण से है, तो वहाँ पे तो सर्वाइव ही नहीं करेगा। सो दैट इज़ वन रीज़न फॉर हेयर ट्रांसप्लांट फेलियर। सेकेंड वुड बी इनकरेक्ट टेक्निक। अगर हमने सही तरीके से बाल नहीं लगाए और लगाते वक्त रूट डैमेज कर दी तो वो बाल ग्रो ही नहीं करेगा। दैट इज़ कॉल्ड अ हेयर ट्रांसप्लांट फेलियर। जो आजकल ज़्यादा कॉमन समस्या है कि बाल लगा तो दिए और बाल उग भी गए बट वो नेचुरल नहीं दिख रहे। हाँ, वो देख के पता लग जाता है। हाँ, क्योंकि आगे मोटे मोटे बाल लगाए हुए हैं, आगे में पतले बाल लगाने चाहिए। जैसे हमारी हेयर लाइन में हम देख पा रहे हैं बहुत पतले बाल होते हैं। तो इनिशियल 5 to 6 लेयर शुड बी वेरी थिन सिंगल हेयर। अगर आपने आगे डबल्स ट्रिपल्स लगा दिए तो वो डेफिनेटली पता चल जाएगा कि वो लगाए हुए बाल हैं। फिर आपने सीधी लाइन से लगा दिए, उनको थोड़ा रेगुलर नहीं लगाया तो वो पता चल जाता है। तो वो होता है अननेचुरल लुकिंग हेयर ट्रांसप्लांट। तो ये कुछ एक कॉम्प्लिकेशंस हैं जो एवरीवन शुड बी अवेयर ऑफ। जो जिनके आगे की हेयर लाइन जाती है, आप उनको कितने ग्राफ्ट्स इम्प्लांट करते हो बेसिकली? देखिए, हर किसी का ना हेड साइज, हेड शेप वेरी करता है। अगर एक एवरेज ले लें नॉर्मल इंसान तो अगर हम लगभग 1 सेंटीमीटर की हेयर लाइन रिस्टोर कर रहे हैं तो रफली 1000 के करीब ग्राफ्ट्स लग जाएंगे। अगर हम 2 सेंटीमीटर्स की हेयर लाइन रिस्टोर कर रहे हैं तो रफली 2000 के करीब ग्राफ्ट्स लग जाएंगे। ओके, मैं ना एक वीडियो देख रहा था इंटरनेट पे। सो उस पे ना वो बाहर टर्की की है। तो मैंने इतना नेचुरल ट्रांसप्लांट नहीं देखा आज तक, मतलब देखा ही नहीं इतना। तो एक लड़का था, उसने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया, उसको डॉक्टर ने रिकमेंड किया 1800 ग्राफ्ट्स, लेकिन उसने कहा कि मुझे डेंसिटी के साथ चाहिए और वैसा चाहिए। और उसके पहले बाल बहुत कम थे, वो इतने ज़्यादा डेंसिटी के साथ उसके बाल आ गए, मतलब उसने
2400 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट करा है गेस, एंड उसके शाहरुख खान जैसे बाल हो गए। क्या ये पॉसिबल है? इतनी डेंसिटी मैंने देखा नहीं है इससे पहले कहीं। देखिए क्या है, हम एज अ हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर हम ऑप्टिमम डेंसिटी एम करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा घने लगा दिए, जैसे आपने बगीचे में पौधे बहुत पास पास लगा दिए तो ये भी हो सकता है कि वो जड़ी ना पकड़े। गॉट इट। बट कई हेयर ट्रांसप्लांट पेशेंट्स का रिजल्ट बहुत सक्सेसफुल दिखता है, बिकॉज उनका बाल ही बहुत मोटा होता है ना, और कई लोगों का बाल ही बहुत पतला फाइन होता है तो उनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं दिखता। सो ज़रूरी नहीं आप हेयर वॉल्यूम को देख रहे हो, आप डेंसिटी नहीं देख रहे हो। तो येस, इट इज़ पॉसिबल टू गेट बैक वेरी वेरी गुड हेयर वॉल्यूम एंड एब्सोल्युटली नेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स। गॉट इट। मैंने आपकी वेबसाइट चेक करा था, काफ़ी सारे सेलिब्रिटी आप कर ही चुके हो। बोनी कपूर जी, एलविश यादव, हाँ, मोहम्मद शामी और बहुत सारे हैं, आपने बहुत सारे लोगों की है। लेकिन मैं ना अभी रिसेंटली एलविश यादव के व्लॉग देख रहा था, उसके जो आगे के बाल हैं वो थोड़े रफ रफ से नहीं हो गए हैं पहले से? देखिए ट्रांसप्लांट के बाल जो हैं थोड़े रफ तो होते हैं, फ्रिजी हल्के से। ओके। तो इसीलिए कंडीशनिंग के लिए थोड़ा हेयर सीरम या बाकी सब चीज़ें थोड़ा बहुत लगाना पड़ता है कंडीशनिंग फैक्टर के लिए। गॉट इट। और वो क्या कहते हैं, हेयर लाइफ लॉन्ग चलते हैं या कैसे चलते हैं? हाँ, अगर आप जैसे फिनेस्ट्राइड और मिनॉक्सिडिल नामक दवाइयाँ यूज़ करते रहेंगे तो वो लाइफ लॉन्ग रहेंगे फिर वो बाल। ओके, सो बेसिकली अगर आपका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, मोनोक्सिडिल और फेनेस्ट्राइड यूज़ करना है, इट्स लाइक इम्पॉर्टेंट। हाँ, और नहीं यूज़ करेंगे तो देर इज़ मैं ये नहीं बोलूँगी डेफिनेट, बट देर इज़ अ चांस दैट यू माइट स्टार्ट लूजिंग द ट्रांसप्लांटेड हेयर. So it's a myth that transplanted hair are permanent. Transplanted hair are also prone to thinning. Although thinning would be less, but yes, they are prone to thinning. Got it. Okay, सबसे बड़ा सवाल, क्या प्राइसिंग होती है किसी को अगर अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो? देखिए वही है कि प्राइसिंग विल डिपेंड अपॉन, विल वेरी फ्रॉम क्लिनिक टू क्लिनिक, है ना। और दूसरी चीज़ हो जाती है कि हमारे क्लिनिक में वी हैव मोर एक्सपीरियंस डॉक्टर्स ऑल्सो, लिटिल लेस एक्सपीरियंस डॉक्टर्स ऑल्सो। सो और किसका कितना एरिया है कवर करने के लिए। तो जैसे अगर किसी का एरिया केवल फ्रंटल बॉल्डनेस है तो अप्रॉक्सीमेटली उनका हमारे क्लिनिक में लगभग 1-1.5 लाख में हो सकता है अगर कम ग्राफ्ट्स लग रहे हैं। बट हाँ, अगर एरिया ज़्यादा बड़ा है तो खर्चा ज़्यादा भी आ सकता है। सो वो 4 to 5 lakhs भी हो सकता है। और सीनियर मोस्ट डॉक्टर के साथ ऑप्ट करेंगे तो ज़्यादा भी हो सकता है। तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट मोर और लेस दिस इज़ अ लेबर इंटेंसिव टाइम टेकिंग सर्जरी, और इसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हाई मैग्नीफिकेशन के अंडर ऑपरेट करते हैं, तो टाइम भी लगता है। बट वन थिंग दैट वी शुड ऑलवेज एम इज़ कि जितने हम बाल लगाएं वो सारे के सारे सर्वाइव करें, नेचुरल दिखें, और ये दो हमेशा हमारी कोशिश रहती है। गॉट इट। मैंने आपको बहुत परेशान किया है पॉडकास्ट में, बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, शायद इतने क्वेश्चन कोई ही पूछता होगा। हाँ, नहीं, हमने काफ़ी अच्छा डेप्थ में एनालिसिस किया है, एंड आई रियली अप्रिशिएट योर रिसर्च। थैंक यू सो मच। आखिरी क्वेश्चन आपसे लूँगा जी। एक हेयर रूटीन अगर आप बताओगे ओवरऑल की, मतलब किस तरीके से बालों का ध्यान रखना, थोड़ा सा उसके बारे में एक बार बता दीजिए। हाँ, देखिए हेयर रूटीन विल बी लिटिल डिफरेंट फॉर मेन एंड वुमेन। फॉर वुमेन आई वुड से दे शुड वही सेम बेसिक्स तो सेम ही रहेगा कि डाइट का पूरा अच्छे से ध्यान रखें। जब बालों को शैम्पू करें तो मेक श्योर करें कि रूट्स अच्छे से क्लीन हो रही हैं, और जो बालों की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हो रही है। तो इसलिए बालों की लेंथ में कंडीशनर या थिक क्रीम बेस्ड हेयर क्रीम थोड़ी देर के लिए लगाएं, उसको कुछ देर के लिए रखें और फिर उसको रिंस ऑफ करें। तो जब बाल जब वो होते हैं शैम्पू के बाद हल्के से गीले होते हैं तो उनको थोड़ा सा हल्का सा टॉवल ड्राई करके फिर कोई भी अच्छा हेयर सीरम लेंथ पे लगाइए। मेक श्योर करिए कि वो रूट में ना जाए, बिकॉज हेयर सीरम इज़ लाइक हेयर ऑयल ओनली। वो रूट में लग गया तो बालों की स्किन को ऑयली कर देगा। तो ये मैं जनरल एडवाइस दूंगी विमेन को। एंड आफ्टर अप्लाइंग हेयर सीरम वो फिर बाद में हेयर ड्रायर यूज़ कर सकते हैं। टाइम थोड़ा इन्वेस्ट करें हेयर ड्रायर के साथ, कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा रूम टेम्परेचर की अगर हवा यूज़ करेंगे, बट बाल उनके फिर अच्छे मेंटेन रहेंगे। और जिनके बाल कर्ली हैं उनको स्ट्रेटन नहीं करने चाहिए बाल, बिकॉज वो फिर हीट से ही स्ट्रेटन होंगे और जैसे ही उसका इफेक्ट जाएगा फिर वो बाल वापस से कर्ली हो जाएंगे।
और जिनके स्ट्रेट हैं वो कर्ली ना करें। ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं कि जिनके स्ट्रेट बाल हैं वो जानबूझ के ज़बरदस्ती कर्ल कर रहे होते हैं। अगेन उसके लिए भी उनको हीट अप्लाई करनी पड़ेगी। सो आई वुड एडवाइस कि जो आपके बालों का नेचुरल टेक्सचर है और कर्ल है आप उसी को मेंटेन करो एंड उस चीज़ पे आप वर्क करें। व्हेन इट कम्स टू मैन आई वुड से कि मैन शुड मेक श्योर कि वो शैम्पू वगैरह रेगुलरली करते रहें। थोड़ा ज़्यादा भी करेंगे तो चलेगा, बट शैम्पू के बाद बालों को सुखा ज़रूर लें हेयर ड्रायर से एट रूम टेम्परेचर सेटिंग। बिकॉज अगर आपने बाल गीले छोड़ दिए, लंबे समय तक बाल गीले रहे, तो फिर वो बाल टूट ज़्यादा सकते हैं। एक्सेस ऑफ हाइड्रेशन विल मेक योर हेयर शाफ्ट ब्रिटल, तो बाल टूटने का रिस्क बढ़ सकता है। और जो हेयर जेल, हेयर वैक्स कभी कभार ज़रूरत हो स्टाइलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और अगेन डाइट वगैरह का ध्यान रखें। अगर जेनेटिक हिस्ट्री ऑफ बॉल्डनेस है तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर को कंसल्ट करें और मेक श्योर करें कि वो दवाइयाँ लेके अपने बॉल्डनेस को पोस्टपोन कर दें या कंप्लीटली प्रिवेंट कर दें। गॉट इट। अरिका जी, आपसे बात करके ना बहुत मज़ा आया, क्योंकि जो मेरे क्वेश्चन थे ना इन डेप्थ वो आपने सारे आंसर कर दिए और मेरे जितने भी डाउट थे अभी तक सारे क्लियर हो गए। कोई आखिरी नोट आप अपनी तरफ से बोलना चाहती हो ऑडियंस को? हाँ, मेरा यही है कि लाइफ में हर डिसीजन से पहले खूब रिसर्च करना चाहिए। और जो हमारा ये नया मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है वेयर वी कैन टॉक टू एक्सपर्ट्स एंड दिस इज़ अ वेरी गुड मीडियम टू एजुकेट आवरसेल्व्स फ्रॉम ऑल द एंगल्स। पहले क्या होता था कि हम काफ़ी बुक्स में रिस्ट्रिक्टेड रहते थे, बट फॉर मी ऑल्सो whenever I have to take any kind of decision, lot of information is available out there. So we should do a complete research and not fall for sudden decisions, what do you call impulsive decisions when it comes to anything related to your body. तो आपको हर दवाई, हर सर्जिकल स्टेप के लिए आपको अच्छे से रिसर्च करना चाहिए। डेफिनेटली डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड दवाई ही लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये पॉडकास्ट सुन के आप अपने आप मेडिकल स्टोर से गए और दवाइयाँ खरीद के यूज़ करनी शुरू कर दी। और हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में काफ़ी अच्छे से रिसर्च करें और मेक श्योर करें कि इसको एज ए इन्वेस्टमेंट ट्रीट करें, एज ए एक्सपेंस ना ट्रीट करें। बिकॉज आप जैसे कोई शर्ट पहन रहे हो, आप कल को कोई चेंज कर सकते हो, बट जो हेयर लाइन आपने बना ली वो आप फेस पे कैरी करोगे लाइफ लॉन्ग। सो मेक श्योर दैट यू थिंक ऑफ दिस एज ए इन्वेस्टमेंट। कभी भी जल्दबाजी में मत कराएं। कभी कभार मैंने देखा है कि मेरी छुट्टियां आ रही है, मेरे को तो अभी कराना है। आपको दवाई से इम्प्रूवमेंट हो जाएगा विद इन 6 months, यू शुड वेट, बट नहीं, मुझे तो अभी कराना है बिकॉज मेरे को अभी छुट्टियां मिल रही हैं। सो पीपल ट्राई टू फिट इन ट्रांसप्लांट एज अ वन टाइम एक्टिविटी इन देयर स्केड्यूल्स। दैट शुड नॉट बी द केस। इसके बारे में अच्छे से सोचिए कि आपको ज़रूरत है नहीं है, आप क्या अचीव कर पाएंगे, क्या आपके गोल से वो मैच हो रहा है, और उसके लिए अच्छे से तसल्ली से समय निकालिए। रिकवरी में भी टाइम दीजिए, जल्दबाजी में मत करिए। गॉट इट। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि दोबारा मिले हम जल्दी। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई होप आपने हेयर रीग्रोथ के बारे में बहुत कुछ सीख लिया होगा इस पॉडकास्ट से। आपको हर एक चीज़ के डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। मैं आपको बता दूं, जब से हम पैदा होते हैं ना तो हमारी बॉडी का एक पार्ट हमेशा काम करता है हमारे मरने तक, जो होती है हमारी आंखें। जिस दिन से पैदा होते हैं उस दिन हम देखना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों को मोतियाबिंद हो जाता है, आई साइड वीक हो जाती है और बहुत सारी बीमारियां चल रही है और प्रॉब्लम चल रही है जो आप फेस नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी एक पॉडकास्ट मैंने रिकॉर्ड किया है। अगर आपकी आई साइड भी वीक है तो सिर्फ 5 मिनट में आपका चश्मा हट सकता है, सिर्फ 5 मिनट में। अगर आप लोगों को जानना है और सीखना है, आप इस वाले पॉडकास्ट को देख सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे इस वाले पॉडकास्ट में।